जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः परम्बिकाये नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में बाबू हम लोग काव्य मीमांसा का द्वितीय अध्याय देख रहे थे, है कि नहीं? क्या उसमें अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा बाबू? सूत्र का थोड़ा 5 मिनट में विचार करो कि पूरे मतलब अंतिम पाठ में क्या क्या विषय को देखा था। तो क्या देखे? विद्या का निरूपण भी चालू किए थे ना? विद्या कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की विद्या है। कौन कौन? आन्विक त्रयी वार्ता दंडनीति चेति विद्या है कि नहीं? हाँ। इसमें कोई कोई आचार्य है जो क्या कहते हैं? दंडनीति रेवेका विद्या इति औषधसाः। आया कि नहीं? क्यों दंड नीति एक विद्या ही मान रहे हैं? तो उसमें उन्होंने अपना अपना तर्क सबों ने दिया। जो 2 मान रहे उन्होंने अपना दिया, 3 मानने वाले ने अपना दिया। तो ये भी विद्या माननी पड़ेगी, ये भी विद्या माननी पड़ेगी। इसके बिना लोक यात्रा नहीं हो सकती है। संसार की ये लोक यात्रा स्थिति का करनी हो तो ये विद्या तो चाहिए ही होगी। इसलिए ये भी विद्या है। करते करते सबने अपना अपना रखते गए। आया कि नहीं? अंधो तो गत्वा कौटिल्य ने ये कहा कि 4 विद्या है। आया कि नहीं आया? उसमें एक मानने वाले कौन थे? औशनस थे। दंड नीति 1 को। वार्ता दंड नीति 2 को विद्या मानने वाले कौन थे? बारहस्पत्य। आया कि नहीं? बृहस्पति के अनुयायी। और त्रयी भी उसमें जोड़ दिया। त्रयी करके 3 मानने वाले जो मानवा, और उसमें आन्वीक्षी की भी जोड़ करके 4 विद्या मानने वाले कौटिल्य। यही तो कर ली। और उसमें एक और साहित्य विद्या भी, साहित्य ना कि काव्य विद्या, क्या शब्द? पंचमी साहित्य विद्या। साहित्य भी वो एक विद्या है, क्योंकि वो सब विद्याओं का सार है, निश्चंद है, सार है। इसलिए वो भी एक विद्या है करके उन्होंने अपना मत भी दे दिया। आया कि नहीं? इसके बाद अब वो विद्याओं का निरूपण आरंभ कर दिया। उसमें सबसे पहले त्रयी के लिए कह दिया कि त्रयी तो जो है वो क्या है? व्याख्या था। त्रयी से किसको किसको लेना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को त्रयी कहते हैं ना। ऋग यजुः साम, ये त्रयी है। आया कि नहीं आया? और ये त्रयी व्याख्या था। त्रयी का व्याख्यान भी कर ही दिए, नहीं कर दिए? देव कर दिए ना। ऋग किसको कहते हैं? अर्थ व्यवस्थित ये करके त्रयी का व्याख्यान कर ही चुके हैं। त्रयी व्याख्या था। अब हमको जो बाकी की विद्या है उनका व्याख्यान करना है। तो उसमें सबसे पहले कौन आई? आन्वीक्षिकी का किया। आन्वीक्षिकी क्या है? तो सीधा उन्होंने भेद प्रभेद बता दिया। आप लोग पहले नाम से समझो बाबू, आन्वीक्षिकी कहते किसको है कि नहीं? अनुईक्षणम। अनु मतलब पश्चात, ईक्षणम मतलब पर्यवेक्षणम, पर्यालोचनम। आया कि नहीं? किसके पश्चात? तो प्रत्यक्ष और आगम के पश्चात। प्रत्यक्ष और आगम के पश्चात जो ईक्षण करना, यही क्या है? अन्वीक्षा है ना। फिर उसको तर्कादि के द्वारा उसको वो करना, पर्यालोचन करना तर्क से। आगम से तो कही थी कोई बात, मान लीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, फिर उसमें तर्क लगा करके उसको सट वो करना, ईक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। चाहे प्रत्यक्ष की किसी चीज को देखा और उसका फिर उसके बाद फिर ईक्षण करना, ये क्या है? अन्वीक्षा है। और तत्संबंधित जो विद्या है वो आन्वीक्षी की विद्या है। आया कि नहीं आया? यही आन्वीक्षी की विद्या के बारे में बताया। वो आन्वीक्षी की विद्या कितने प्रकार की है? तो कहा 2 प्रकार की है। यही तो कहा, पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम। क्या? पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम। आप लोगों को बोलना है, हमारा काम नहीं है ये उसको करने का। विधाचान्वीक्षिकी पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम। उसमें पूर्व पक्ष रूपा और उत्तर पक्ष रूपा अन्वीक्षिकी। पूर्व पक्ष रूपा अन्वीक्षी में कौन कौन आए? अर्हत बदंत दर्शने लोकायतम च पूर्वः पक्षः। यही पूर्व पक्ष अन्वीक्षिकी है। अर्हत दर्शन, बदंत दर्शन और लोकायत दर्शन। अर्हत
बृहद दर्शन मतलब जैन दर्शन, और लोक बदंत दर्शन मतलब बौद्ध दर्शन, लोकायत मतलब चारवाक चारवाक दर्शन। दर्शन। ये सब पूर्व पक्ष आन्वीक्षिकी है। आया कि नहीं? उत्तर पक्ष आन्वीक्षिकी भी गिनाई। न्याय वैशेषिको सांख्यम न्याय वैशेषिको, ये उत्तर पक्ष आन्वीक्षिकी है। सब समझ ही गए आप? इसके बाद उन्होंने आन्वीक्षिकी में 3 प्रकार की कथा आती है, ये भी चर्चा की। बहुत मुख्य बात थी, है कि नहीं है? कि 3 प्रकार, तीसरा कथा तत्र भवन्ति, 3 कथा होती। कौन कौन? वादो जल्पो विदंडा। वाद किसको कहते हैं? तो मध्यस्थयोः तत्त्वावबोधाय वस्तु तत्व परामर्शो वादः। बस इतना याद रहे तो ये हो ना कि पाठ चले। अभी याद ही ना हो तो आगे पाठ चलने का मतलब क्या है, हैं? ये तो खाली फिर चलने वाली बात हो जाएगी। इतना तो कम से कम मुंह से सुनाई देना चाहिए जो पाठ चल चुका है। चलिए, वो इसको याद नहीं करने का खाली हम वो एक लड़के के लिए ही कहे थे। आप लोगों को तो करना ही था, आप लोग फालतू में उसके चक्कर में पड़ गए। आपको तो करना ही करना था। याद तो आया कि नहीं? वो खाली उस एक लड़के को ऐसे ही बैठ रहा था तो हम कहे आवृत्ति से चल जाएगा, पदार्थ सीखने में आ जाएगा। तो आप लोग भी उसको ग्रहण कर लिए, चलने लगे बिना याद करते। याद करना है बाबू, है कि नहीं है? ऐसे ऐसा संकलन कहीं मिलेगा नहीं, है कि नहीं? इस तरह से निरूपण पदार्थों का, शास्त्रों का विभाजन इस तरह के मिलेगा नहीं। वरना आन्वीक्षिकी कौन है? कोई बोलता नहीं है कहीं पर। आन्वीक्षिकी नाम सब लेते, लेकिन कोई इतना सटीक निरूपण कोई नहीं करता है। तो चलिए, तो उसमें 3 प्रकार की कथा में वाद को जान लिए। मध्यस्थयो हो, मध्यस्थयो हो मतलब वादी प्रतिवादी हो, आया कि नहीं? जो परस्पर जिनको जीतने की इच्छा नहीं है उनको मध्यस्थ कहेंगे ना। वहाँ पर मध्यस्थ से ध्यान दीजिएगा। जिनको परस्पर में एक दूसरे को जीतने की इच्छा नहीं है उनको तत्व जानना है। तो तत्व क्या है कि नहीं है? तो मध्यस्थयो हो, आया कि नहीं आया? तत्वावबोधाय तत्वावज्ञानाय वस्तु तत्व परामर्शो। ऐसे 2 लोगों का। हाँ जी, हाँ ले लीजिए। हमको इसमें एक बाबू दे दो तो पानी, फिर ले लीजिए। क्या लग रही है? बस चुटकी बजाने वाला नल चालू करवा दे। है? चुटकी बजाने वाला नल। अच्छा, चुटकी बजे पानी आ जाए। चलो बाबू, है कि नहीं है? क्या कर दिए? तो ऐसे जो परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाले नहीं, मध्यस्थ है। खाली उनको तत्व को जानना है। इन लोगों के तत्वावज्ञान है, तत्व के अवज्ञान के लिए जो वस्तु तत्व का परामर्श करना है वही बात कहलाता है। अच्छी कोटि है सबसे। यदि 3 प्रकार की कथाओं में सबसे उत्तम कोई हो ना तो वाद है कि नहीं है? काम की चीज है कि नहीं? वो दूसरी जो है विता, वो कौन? जल्प। जल्प किसको कहते हैं? तो क्या कहे? विजिगीषोः स्वपक्ष सिद्धये छल जाति निग्रहादि परिग्रहो जल्प। जल्प विजुगीषु लोगों का, विजिगीषु लोग है कि नहीं? विजिगीषु लोग जो है जीतने की इच्छा, एक दूसरे को मतलब हम जीत जाए, ये उसके जीतने की इच्छा रखने वाले लोगों का जो स्वपक्ष सिद्ध है, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कि हम जो बोल रहे वो सही हो जाए, स्वपक्ष सिद्ध है। छल भी उसके लिए वो परिग्रहण करेगा, जाति भी ग्रहण करेगा और विग्रह भी का परिग्रहण करेगा। ये सब परिग्रहण करने का जिसमें किया जाता हो उसको कहते जल्प कहते हैं। आया कि नहीं? अभी जैसे हम बीच में हम लोग थोड़ा वो गए थे ना कि जो वो सब लोग बैठ करके वो बोलने का, वो तो वो एक तरफ से वो जल्प में आता है। वहाँ किसी को तत्व की इच्छा नहीं होती थी, है कि नहीं है? तत्व की इच्छा मतलब किसी को वो मतलब कैसे हमारा सिद्ध हो, उसके लिए चाहे कितना भी वो करना पड़े। नहीं किए थे? जैसे वो किए थे एक क्या नाम, मांस भक्षण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मांस भक्षण करना चाहिए जो कह रहा है उसको भी कोई ऐसा वो नहीं है, उसको मतलब कैसे भी करके इसको सिद्ध करे, स्वपक्ष की सिद्धि हो, यही लक्ष्य है। तो वो जल्प हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्प हो जाता है। ये जल्प ये भी कुछ मतलब ये मध्यम में आता है कि नहीं? और नंबर 3 में है विदंडा, है कि नहीं है?
तो उसमें फिर क्या होता है, वहां पर क्या कहे, स्वपक्षस्या परिग्रहित्री परपक्षस्य दूषयित्री वितंडा। स्वपक्षस्य परिग्रहित्री, स्वपक्ष का तो परिग्रहण उसमें करते नहीं, उसको पता चल एक बार हमारा बनने वालों में से है नहीं, तो कहे अब छोड़ो उसको, आप क्या कह रहे हैं ये बताइए, आपका क्या कहना है वो गलत है। उसमें परपक्ष की दूसरी होती है वो वितंडा होती है। तो लोग फिर इसमें भी उतर जाते हैं, धीरे धीरे स्तर गिरता है सबका, बाद में से पहले जल में आए, जल में से फिर वितंडा में भी आ जाए, जब अब उसको लगेगा कि अपना पक्ष अब बन नहीं रहा, ये लोग चाप दिए तो कहे कि आपका भी तो गलत है, आपका कौन सा सही है कि नहीं, ऐसे करके करते वो करने लगता है, तो वो वितंडा में परिणत हो जाता है। तो चलिए इस तरह प्रकार की होती है, सबका अपना यथा महात्म्य है, हम उत्तम मध्यम मध्यम तो अपनी ओर से कह रहे, वैसा ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना महत्व है, जहाँ जैसा समय वहाँ पर वैसा ले करके चलना पड़ता है, कभी कभी वितंडा का भी आश्रय करना पड़ता है कि नहीं, लेकिन अधिक से अधिक बात करना चाहिए, है कि नहीं, ये बात है, क्योंकि उससे कुछ तत्व निकलेगा, है कि नहीं, उसमें खाली फेंकम फेंकी होगी, कुछ होगा नहीं, बात तत्व कुछ नहीं निकलेगा, सब लोग ताली बजा के निकल जाएंगे। चलिए, तो यही हो गया बाबू कि ये तीनों प्रकार की कथा आणविक सिक्की में मिलती है, आया कि ना, तो ये कर लिए। इसके बाद क्या आया, आणविक सिक्के का निरूपण समाप्त हुआ, इसके बाद कौन आया, वार्ता। वार्ता क्या है, तो एक ही लाइन में बता दिए, कृषि पशुपालन वार्ता, यही वार्ता विद्या है, आया कि नहीं आया, कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार, ये सब क्या है बाबू, वार्ता है कि नहीं, उसमें वाणिज्य में सब आ गया, व्यापार करके, है कि नहीं है, जो जितना भी व्यापार है कि नहीं है, वस्तु की लेन देन वगैरह वगैरह, उधर पे पैसा रखना, ये सब उसमें वार्ता में आ गए, वाणिज्य में सब आ गए। बस ये होना चाहिए, वो त्रयी से नियंत्रित होनी चाहिए, आया कि नहीं आया, त्रयी से वो नियंत्रित होनी चाहिए, उठपटांग नहीं, वरना तो लोग आजकल व्यापार बहुत कुछ ऐसी चीज़ों का भी कर देते हैं, है कि नहीं है, तो खाली मतलब पैसा आ रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं है, अरे लोग तो बहुत चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं, तो सब मतलब सही होता है, ऐसा कुछ नहीं ना है। त्रयी उसकी उपदेष्टि कहा था ना, त्रयी जो है वो वार्ता और दंड नीति की उपदेष्टि है, आया कि ना, तो उपदेष्टि है तो उसका उपदेश मान के चलना पड़ेगा ना, वो जो व्यापार करने के लिए कही है वही तो करेंगे, कि उठपटांग व्यापार करेंगे, हैं, जिसको नहीं बेचना है उसको बेचेंगे, गोमांस बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई वाणिज्य नहीं हुई, तो वाणिज्य भी नियंत्रित होनी चाहिए त्रयी से, ठीक हुआ। चलिए, तो ये वार्ता काम खत्म किया, इसके बाद कौन आया, दंड नीति आया ना, दंड नीति किसको कहते हैं, तो दंडस्य नीति ही दंड नीति। दंड क्या है भाई, तो क्या कहा, आणविक सिक्की त्रयी वार्तानां योगक्षेम साधन दंड, आणविक सिक्की का, त्रयी का और वार्ता का, इन तीनों का योगक्षेम साधन यदि कोई है वो दंड है, दंड से ही वो तीनों का योगक्षेम साधन होता है, दंड ना हो आणविक सिक्की चल पाएगी क्या, नहीं, त्रयी चल पाएगी, अरे ऐसे ऐसे लंठ लोग आ जाएंगे कि कुछ ये सब प्रभावित कर देंगे, है कि नहीं है, अध्ययन अध्यापन, तो कहाँ से आणविक सिक्की का अस्तित्व रह जाएगा, कहाँ से त्रयी का अस्तित्व रह जाएगा, कहाँ से वार्ता रह जाएगी, वाणिज्य वो वार्ता भी कहाँ से रह जाएगी, अरे ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे उठपटांग, तो फिर नहीं ना, कृषि पशुपालन वगैरह भी तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ ये सब का योगक्षेम साधन यदि कोई है तो दंड है, क्योंकि दंड से ही सब लोग स्वेषु कर्मसु अवतिष्ठते, है ना, सब लोग अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं, करना है वो कार्य करेंगे, नहीं करना है वो नहीं करेंगे, दंड ही एक साधन है कि नहीं, ऐसी दंड नीति भी एक विद्या है, दंडस्य नीति ही दंड नीति। चलिए सरल है, कुछ नहीं, ये कर दी। इसके बाद क्या आया, सामान्य लक्षणम चेषा, ऐसा मतलब शास्त्राणाम, ये जो शास्त्र पूर्व में परिगणन किए, बहुत सारे शास्त्रों का परिगणन किया कि नहीं किया, तो क्या कहते हैं, पौरुष सब प्रकार के शास्त्रों का आया कि नहीं, उन सब का सामान्य लक्षण, हम सामान्य परिचय, क्या कर दिए, एक श्लोक से कर दिया, सरितामिव प्रवाहाः तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः, ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः, सरितां प्रवाहाः प्रथमं तुच्छाः यथोत्तरं विपुलाः,
उसी की तरह तदिव उसी के तरह इव ये शास्त्र समारंभाः भवन्ति ते लोकस्य वन्द्याः भवन्ति। अब इसमें क्या कहे? नहीं आया? यही तो कहना चाह रहा है। ठीक हुआ, चले आगे बढ़ो बाबू। इसके बाद क्या कहे कि इन शास्त्रों का प्रणयन किससे कैसे होता है? सूत्रादि। यही से हम लोग छोड़े थे। अरे सूत्रादि में भी एक दो हो गए थे, आया ना? तो सूत्रादि भी ही चल येषां प्रणयनम केशम शास्त्राणाम। प्रणयनम मतलब रचना निर्माणम, आया कि नहीं? निर्माणम सूत्रादियों के द्वारा होता है, आया कि नहीं? शुरुआत में सूत्र रहेंगे, फिर उसकी वृद्धि इत्यादि इत्यादि होता रहेगा। यथोत्तरम विपुल 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 होते जाएंगे, आया कि नहीं? चाहे जितने भी शास्त्र बताए कोनो उठा के देख लो, मूल में सूत्रात्मक रूप में ही होंगे। फिर उसकी व्याख्या व्याख्या देखते जाएंगे तो जीवन में आदमी पढ़ता रहे, वो खत्म ना हो उतना साहित्य होता है उनके पास, है कि नहीं? यथोत्तरम विपुला होता है कि नहीं होता? चाहे कोई भी हो। तो ये कर दिया, तो सूत्रादि भी ही प्रणयनम, सूत्र वृत्ति इत्यादि से उन शास्त्रों का प्रणयन होता है। उसमें अब ये विचार करना था सूत्रादि क्या होते हैं, सूत्रादि किसको, सूत्र किसको कहते हैं, वृत्ति किसको कहते हैं, इन सब शब्द उनको परिचय देने वाले हैं एक एक का। तो सूत्र के लिए बता दिया, क्या बताया? सूत्रणात् मतलब संसूचनात् सूत्रम। यही तो, अरे यही चीज तो हम पूछेंगे। आप लोग क्या समझते हैं? सरल सरल चीजें थोड़ी ना पूछेंगे। अरे जो ऐसी है जहाँ फंसेगा वही तो आदमी पूछेगा, सरल क्या पूछना है? सूत्रणात् संसूचनात् सूत्रम। अरे ऐसे भी कह दो सूत्रयति इति सूत्रम, जो सूत्रयति सूचयति, अरे मूल अर्थ को सूचयति, अर्थ को बीज रूप से सूचित कर देती है कि नहीं? सूचित करता है जो, वही सूत्र है, आया कि नहीं? तो वही उन्होंने कर दिया सूत्रणात् सूत्रम संसूचनात् सूत्रम, है कि नहीं? अर्थ का सूचन देने के कारण उसको सूत्र कहते हैं। ठीक हुआ? ये कर लिया। और एक श्लोक में उनके वो लक्षण वगैरह भी बता दिए कि सूत्र कैसा होना चाहिए। सूत्रविद लोग जो है, सूत्रविद, अरे सूत्रविद शब्द से जस लाओगे सूत्रविद बन जाएगा ना। तो सूत्रविद जो लोग है उस सूत्र को क्या समझते, क्या मानते, क्या कहते हैं, सूत्र कैसा होना चाहिए, एक श्लोक में बता दिए ना। क्या कर दिए? अल्पाक्षरम सनदिगेतम सारगत विश्वतोमुखम अष्टोहम अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यही तो कर दिया, आया कि नहीं? अल्पाक्षरम होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? असंदिग्धम, संदेह रहित। अरे अल्पाक्षरम होना चाहिए, पहले कहा ना अल्पाक्षरम मतलब सजल, अल्प अक्षर वाला, अल्पाः अक्षराः, अक्षर शब्द नपुंसकलिंग होता है। अल्पानि अक्षराणि यस्मिन्, हाँ ऐसा होना चाहिए, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, आया नहीं? अल्प अक्षर वाला, छोटे से छोटे, कम से कम अक्षर में बना हुआ होना चाहिए। बड़े बड़े लिख दो कोई उसको कोई मतलब नहीं ना, आया कि नहीं आया? बहुत सारे व्याकरण बाद में, पाणिनि के बाद भी ऐसे ऐसे व्याकरण बने, बहुत बड़े बड़े सूत्र मार के बना दिए। तो सब सूत्र कोटि में ही नहीं आते है कि सूत्र होता है अल्पाक्षर, आया कि नहीं आया? वो क्या सोच के कि वो कहे कि हम अयुंडलिक का प्रयोग नहीं करेंगे और व्याकरण बनाएंगे, तो करो फिर, बताओ अच किसको कहते हैं? फिर हम तो अच में निपटा लिए, तुम बताओ कि कैसे होता है। तो फिर नाना प्रकार के शब्द उसके लिए बड़े 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 कहना ही पड़ेगा। ई गोयण जी बनाना, ई उरिल री स्थाने यवरला भवंती, ये सूत्र है, हाँ ये सूत्र है आपका, तो ऐसे चलेगा। ये सब सूत्र कोटि में नहीं आते, आया कि नहीं? अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, स्वर जिसमें कम से कम अक्षर हो, आया कि नहीं? आप कहेंगे हमने भी अष्टाध्यायी जैसे पाणिनि व्याकरण के बहुत बड़े बड़े 3-3 लाइन में सूत्र होते हैं। तो देखो बाबू, ये से नहीं सोचना है, वो काम क्या कर रहा है उसकी अपेक्षा देखो, काम क्या कर रहा है कि नहीं है? काम क्या कर रहा है, जितना काम कर रहा है उसके अनुपात में वो छोटा ही है, आया कि नहीं आया? ये न समझो कि उसमें अचतुर, विचतुर, सुचतुर बहुत लंबा चौड़ा आया, मान लीजिए 2, 2.5, 3 पंक्ति में। आप लोग अष्टाध्यायी की सुबह आवृत्ति करते होंगे तो आता होगा, कोई कोई सूत्र लंबे लंबे, तो आप कहेंगे ये कैसे अल्पाक्षर कहते हैं? 3-3 लाइन में जा रहा है अल्पाक्षर। वृद्धिरादेश तो समझ में आए, अधिगुणा तो समझ में आए, और भी तो बड़े बड़े होते हैं। तो फिर तो अल्पाक्षरम का मतलब बाबू काम की अपेक्षा, मतलब अपना काम जितना कर रहा है उसकी अपेक्षा, मतलब कम से कम अक्षर में बड़ा काम किया, आया कि नहीं? तात्पर्य यही रहेगा ना। अब अल्प अक्षर वाला हो तो संभव है कि संदेह भी हो उसमें, अल्प अक्षर वाला होगा
तो स्वाभाविक है उसमें लोगों को संदेह हो सकता है, क्योंकि कम अक्षर में वो लिखा होगा तो लोग भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए इसको जोड़ दिया। कोई नहीं, असंदिग्ध भी होना चाहिए, संदेह रहित भी होना चाहिए। ये नहीं कि कम अक्षर में लिखना तो जो भी मना है लिखो, संदेह नहीं, बिल्कुल उसमें असंदिग्ध होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? सार वाला होना चाहिए। अल्प अक्षर के चक्कर में ये कर दिया, पता चला कि कुछ निकल ही नहीं रहा है उससे, बना दिया छोटे सूत्र के चक्कर में, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा उससे, ऐसा नहीं, सार वाला होना, सार वाला गंभीर अर्थ होना चाहिए, आया कि नहीं, गंभीर अर्थ वाला होना चाहिए। चलो फिर विश्वतोमुखम सर्वतोमुखम सर्वग्राही होना चाहिए, आया कि नहीं। चलो फिर अस्तोभम अस्तोभम किसको कहते थे? सफलम सफलम, आया कि नहीं? हाँ। तुम्हारे टीका में लिखा था ना, स्तोभम इत्युक्ते निष्फलम, अस्तोभम मतलब सफलम कर दिया। तुम्हारे टीका में क्या लिखा था अस्तोभम का? बोलो। नास्ति स्तोभम स्तंभनम यस्मिन् तत् अस्तोभम अर्थ प्रतीति। ये विग्रह क्या? नास्ति स्तोभम मतलब स्तंभनम यस्मिन, जिसमें स्तोभ मतलब स्तंभन नहीं है, उसको अस्तोभम कहेंगे। जैसे क्या फिर बोले आगे, अर्थ स्पष्ट क्या किए? अर्थ प्रतीति प्रतिबंधक विरहितम निरर्थक शब्द शून्यम वा। पहले क्या? अर्थ प्रतीति प्रतिबंधक विरहितम। अर्थ प्रतीति, अर्थ का जो ज्ञान, उसमें प्रतिबंधक कोई चीज हो, ऐसी चीज से रहित हो, आया कि नहीं आया? मतलब जो अर्थ करने में कोई प्रतिबंधक न माने, और आगे स्पष्ट कर दिया है इसको, क्या कर दिया? निरर्थक शब्द शून्यम, निरर्थक शब्द शून्यम, निरर्थक कोई शब्द नहीं रहेगा, जो भी शब्द रहेगा तो उसका कोई प्रयोजन रहेगा, अर्थ रहेगा। हम लोग करते भी है ना, पदकृत्य करते भी है कि भाई जली किम, ये किम, वो किम, करते कि नहीं करते? तो वो क्या बताना चाह रहे कि ये विपद यहाँ निरर्थक नहीं है, तो इन्होंने ऐसे ले लिया है, इसमें सफलम कर दिया, तो सफलम भी कर दो, ये कर दो, दोनों ओर से ध्यान रखना, कोई उसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो यही अस्तोभम का कर लिया, नहीं समझ में आया? अरे सफलम अर्थ कर लो, चाहे इसके अनुसार कर लो, निरर्थक शब्द शून्यम, निरर्थक शब्दों से रहित, अनर्थक शब्दों से रहित, वही मतलब सफल होना चाहिए, यही तो आया एकदम से। आगे नहीं, उसके एक एक शब्दों का कुछ फल होना चाहिए। चलिए तो सफलम कर लेंगे तो भी कोई अर्जा नहीं है। इसके बाद आया अनवद्यम, है कि नहीं? अनवद्यम मतलब दोष रहित, दोष रहित हम, है कि नहीं है? अवध्य किसको कहते हैं? दोष को कहते हैं। लिखा है कुछ अनवद्यम में, लिखा है अनवद्यम अवध्यो दोषः तद्रहितम निर्दोषम एवं अभूतम। वही तो अनवद्यम नहीं लिखा दिया तुम्हारे में? हमारे यही अच्छा तुम्हारा वही है क्या? इसमें देखो, इसमें अनवद्यम का क्या लिखा है? 25 नंबर में होगा ना, इस पार में दूसरी लाइन टीका की, निर्दुष्टम, बस यही तो उसने भी तो कहा। क्या कहा? दोष अवध्यो दोष रहितम। अवध्य कहते दोष को, और अनवध्य मतलब दोष रहित, आया कि नहीं है? तो चलिए वही है, दोष रहितम निर्दुष्टम, निर्दुष्ट होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव आदि दोष नहीं होना चाहिए। पता चला कि नहीं लगना है, वहीं लग गया आपका सूत्र, नहीं जाना चाहिए वहाँ घुस गया, जाना चाहिए वहाँ जा नहीं पाया, है कि नहीं है? कुछ काम नहीं कर पाया, तो ये सब दोष रहित होना चाहिए, आया कि नहीं? चलिए तो वही निर्दुष्टम, ऐसा सूत्रम विदुहु, ऐसे सूत्र को जानते हैं, कहते हैं, कौन कहते हैं? सूत्रविद, सूत्रविद लोग, सूत्र को जानने वाले लोग सूत्र को इस तरह से मानते हैं, कहते हैं। चलो काम खत्म हुआ सूत्र के विषय में, ये चला ही लिए थे बाबू, क्या कहें, अब आगे बढ़ो। फिर आया वृत्ति, नंबर 2 का। वृत्ति किसको कहते हैं? तो वृत्ति हम लोग प्रयोग तो बहुत करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? लघु सिद्धांत की वृत्ति, सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति याद करो, वृत्ति करो, वृत्ति। वृत्ति किसको कहते हैं? तो सरल रूप से कह दिया, क्या कह दिया? सूत्राणाम सकल सार विवरणम वृत्ति। सूत्रों का सकल सार विवरणम, सकल सार को बताने, विवरण करने वाला जो ग्रंथ है, जो अंश है, उसको वृत्ति कहते हैं। सूत्र के सकल सार को बताने वाला, इसको आप लोग अनुभव कर ही पाएंगे, है कि नहीं? वृत्ति जो है वो सूत्र के सकल सार को बता देती है, बताई देती है कि नहीं? स्पष्ट कर देती है एकदम कि क्या है, सब अनुवृत्ति ला करके, सब ला करके बढ़िया से एकदम पूरा सार बता देती कि सूत्र का मतलब क्या। यदि वृत्ति न हो तो आदमी पागल हो जाए, है क्या नहीं? कहाँ से क्या लाए, कितना कहाँ, लेकिन ये वृत्ति कितना काम कर देती है, सकल सार को बता देती है सूत्र के। चलो तो वही वृत्ति है, ठीक हुआ। चलो फिर उसके बाद आया, यहाँ पढ़ लो इसको,
सूत्राणां सकल सार विवरणं वृत्तिः। आया कि नहीं? हाँ। इसके बाद बाबू एक पद्धति शब्द भी है। पद्धति, हाँ। पद्धति भी कोई किसी को कहते हैं, जैसे सूत्र वृत्ति है ना, वैसे पद्धति भी आती है। ऐसा कोई प्रसिद्ध, ऐसा हम लोगों के ध्यान में ऐसा कोई ऐसे विशेष रूप से आप लोग देखे कहीं, देखना चाहिए कहीं पर भी ऐसे शब्द मिल जाए तो फिर उसको एक पकड़ लेना चाहिए, तो दृष्टांत के रूप में देने में होना चाहिए ना कोई, कि भाई देखो ये पद्धति है। वृत्ति तो हम लोग जैसे लघु सिद्धांत, सिद्धांत कौमुदी में सब जगह जानते हैं, और भी बहुत साहित्य आदि के ग्रंथों में भी वृत्तियाँ होती है तो वो जानते हैं। लेकिन पद्धति क्या, इन्होंने लक्षण बताया, लेकिन एक दृष्टांत होना चाहिए कि भाई देखिए ये पद्धति ग्रंथ है, आया कि नहीं आया, ये वृत्ति ग्रंथ है, ये सूत्र ग्रंथ है, ऐसा होना चाहिए ना। एक जैसे सूत्र के लिए हम कह सकते हैं बहुत सारे पाणिनि अष्टाध्यायी है, न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, बहुत सारे है, उसमें कोई वो नहीं, सबके तो सूत्र ही सूत्र है, आया कि नहीं। जैमिनी सूत्र है, वो वेदांत सूत्र है, शारीरिक सूत्र कह देते हैं उसको, आया कि नहीं, तो वेदांत सूत्र हो गए, तो सब सूत्र ही है, तो उसके तो प्रसिद्ध है। वृत्ति के भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, वृत्ति वाले जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी वृत्ति ग्रंथ ही है, वृत्ति ग्रंथ आया कि नहीं, वृत्ति ग्रंथ ही है। एक रूप से देखे तो वृत्ति ही है, सूत्रों की वृत्ति है कि नहीं। सूत्र कोई उसका काम नहीं है, सूत्र तो गद्दा बना के गए, आया कि नहीं, वृत्ति ही उनका काम है, आया कि नहीं, वृत्ति ही उन्हीं का काम है, नया काम। चलो शायद में उदाहरण भी दे देते हैं, वो अलग बात है, तो वही है। तो चलिए ये कर लिया, ये कर लिया वृत्ति का काम। अब पद्धति, पद्धति किसको कहते, पढ़ो बाबू। सूत्र वृत्ति विवेचनम पद्धति। सूत्र और वृत्ति का विवेचन, सूत्र और वृत्ति का विवेचन, विवेचन जो करे वो पद्धति कहलाती है, आया कि नहीं। हाँ। विवेचन जिसमें होता है सूत्र और वृत्ति का विवेचन, सूत्र का और वृत्ति का, सूत्र वृत्ति लिख दिया, अब उस दोनों का विवेचन करना है, सूत्र में कितने पद है, क्या पद है, उसका फिर विवेचन करना, वृत्ति का विवेचन करना कि कौन पद कहाँ से आए। तो एक रूप से हमको लगता है बाल मनोरमा इत्यादि इत्यादि जो टीकाएँ होती हैं वो पद्धति, वो टीका हम बोल रहे हैं, आगे टीका का एक अलग भेद आने वाला है टीका के नाम से, तो अब ये खिचड़ी पकाना जायज़ भी नहीं है, लेकिन एक रूप से उसमें कुछ अंश पद्धति है, ऐसा कह सकते हैं। जिस तरह से लक्षण कर रहा है उस तरह से यदि हम देखें तो पद्धति उसको कहा जा सकता है कुछ कुछ अंशों में ना। सूत्र और वृत्ति का विवेचन करने वाला ग्रंथ जो है वही पद्धति है, आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया आगे ये विवरणम और विवेचन मतलब तो एक ही है ना, विवेचन। हाँ, विवरण करना मतलब खोलना, विवेचन करना मतलब स्पष्ट करना, विवेक करना। विवरण मतलब खोलना, खोलना मतलब पूरे वो सूत्र के सार को एकदम खोल देगा, सब ला करके सब रख देगा, आया कि नहीं। और इसका विवेचन करना मतलब बाबू इसमें क्या हो गया, इसमें फिर विवेक करना कि ये पद कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ से आया, वैसे वगैरह, है कि नहीं, ये विवेचन हो जाता है। आपने ये विवेचन बढ़िया विवेचन किया नहीं कहते, तो इस तरह से विवेक, एक रूप से विवेक करना, विवेचन करना, ये आया कि नहीं, सूत्र का विवेचन। तो ये माइनर फर्क सब में रहेगा बाबू, है कि नहीं है। एकदम से सबको पर्याय बिठा देना वो कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, सबका अपना अपना शब्दों का महत्व रहता है कि नहीं है। तो चलिए यही कर ले, नहीं समझ में, चलो आगे बढ़े। हाँ, सूत्र वृत्ति पढ़ो। सूत्र वृत्ति विवेचनम पद्धति। ये पद्धति को बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद बाबू किसको बताना है, भाष्य को बताना है। भाष्य है कि नहीं है, बहुत शुरुआत में प्रश्न हो चुका था, भाष्य किसको कहते हैं, आया कि नहीं आया। तो अब वो भाष्य को बताने जा रहे हैं, भाष्य किसको कहते हैं। तो देखो क्या लिखा, पढ़ो। आक्षिप्य भाषणात् भाष्यम। इतने छोटे शब्दों में व्याख्या कर दी, आक्षिप्य भाषणात् भाष्यम। आक्षेप करके भाषण करने के कारण उसको भाष्य कहा जाता है, यही तो कह रहा है। आक्षेप करके वो भाषण करने के कारण, व्याख्यान करने के कारण उसको भाष्य कहा जाता है, आया कि नहीं आया। क्या करते हैं आप लोग, भाष्य देखो तो समझ में आया। क्या करते, सूत्रों के ऊपर सीधा वो आक्षेप करते। भाष्य खोलेंगे ना कोई भी सूत्र का, जैसे हमारा वो व्याकरण का ही पतंजलि महाभाष्य देखेंगे आप, मान लीजिए, तो क्या करते हो, कोई भी सूत्र आएगा तुरंत पूछेंगे किमर्थम इदम उच्यते, क्यों ये सूत्र बना रहे हैं आप, यहाँ से चालू करेंगे। अक्सर सूत्र यहाँ से चालू किए, अक्सर सूत्रों का लगभग का भाष्य यहाँ से है। किमर्थम इदम उच्यते मास्तु इदम सूत्रम मास्तु, ये सूत्र को हटाओ, नहीं रखो, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ चालू कर।
क्यों ये सूत्र आ रहा है, अरे प्रयोजन तो ये क्या किया, ये आक्षेप किया ना। पहले आक्षेप ही कर देते सूत्र के ऊपर कि किमर्थम इदम उच्यते, क्यों ये सूत्र आप बना रहे हैं भैया, तो आक्षेप कर दिया। फिर उसकी फिर भाषण करते हैं, आक्षेप्य भाषणात् भाष्यम, आक्षेप करके फिर भाषण करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उसका विवेचन करते हैं, इसलिए वो भाष्य है। आया कि नहीं? बाकी ग्रंथ बाकी चीजों में देखिए ऐसा नहीं होता, आक्षेप करके नहीं चालू करते। आया कि नहीं? आक्षेप करके फिर वो नहीं करते, भाषण नहीं करते। ये भाष्य में ऐसा होता है, आक्षेप पहले कर लेते हैं और फिर भाषण करते हैं, इसलिए वो भाष्य है। आक्षेप्य भाषणात् भाष्यम। आया कि नहीं? ऐसे ही करते, कोई भी चीज हो, सूत्र के विषय में हो, सूत्र के प्रयोजन के विषय में हो तो भी ऐसे ही करेंगे। सूत्र का कोई पद हो तो उसमें भी ऐसे करें, भैया कहाँ है ये पद दे रहे हो, हटा, किमर्थम इदम उच्यते, यहाँ से चालू करेंगे। पूर्व पक्ष भाष्य है कि नहीं? पूर्व पक्ष एक उठाएंगे, फिर उसमें कुछ बात कहेंगे, भाई ये तो कहे कि उसके लिए देने की जरूरत नहीं है, उसको तो हम ऐसे सिद्ध कर देंगे। ऐसा ऐसा पूरा चलता रहता है, भाष्य आनंद आता है। भाष्य का भी अपना एक आनंद है, यदि सही मायने में परंपरा से पढ़े तो, वरना फिर गड़बड़ सड़बड़ तो फिर काम तमाम कर देंगे। हम हिंदा हिंदी देख करके यदि पढ़ेंगे तो फिर तो बंटा धार कर देंगे भाष्य का, है कि नहीं? वरना भाष्य जो है आनंद वाली चीज़ है कि नहीं देव? तो ऐसा है भाष्य, आक्षेप्य भाषणात् भाष्यम। ठीक हुआ? चलिए, आक्षेप्य भाषणात् भाष्यम, भाष्य कह दिए। अब इसके बाद कौन आ रहा है? समीक्षा। समीक्षा भी होती है, लेकिन समीक्षा किसको कहते हैं भैया? समीक्षा किस बला का नाम है? तो समीक्षणम, समीक्षा, अपने समय समीक्षणम समीक्षा, समीक्षण करना किसी चीज का, है कि नहीं है? वो समीक्षा है। अब देखो वो क्या लिख रहे हैं, अंतर्भाष्यम समीक्षा, अंतर्भाष्यम, भाष्यस्य अंतः, अंतर्भाष्यम, भाष्य के मध्य में जो होता है उसको क्या कहते हैं? समीक्षा कहते हैं। यही तो कह रहे हैं, अंतर्भाष्यम समीक्षा। देखो तुम्हारी टीका में देखो, इसमें भाष्य के लिए क्या लिखा है, इसको सुनो बाबू आप लोग। अंतर्भाष्यम भाष्य मध्ये या समीक्षा, पदार्थ समीक्षणम सा समीक्षा। आया कि नहीं? अंतर्भाष्य मतलब भाष्य मध्य या समीक्षा, पदार्थों का भाष्य के मध्य में बीच बीच में जो पदार्थ का समीक्षण करना है कि नहीं, वही समीक्षा है। ऐसे ही इन्होंने ले लिया, अंतर्भाष्यम समीक्षा। अरे भाष्य के मध्य में जो आता है वही समीक्षा है, ऐसा करके इन्होंने कर लिया। ठीक हुआ? समीक्षा के लिए कुछ लंबा जोड़ा और लिख नहीं रहे। आया कि नहीं? चलिए, अंतर तुम्हारे पुस्तक में कुछ लिखा है अंतर इसका सबका, इसलिए देख रहे बाबू, स्पष्ट हो जाए कि क्या सब कहना चाह रहे हैं कि नहीं है। हाँ, अंतरिति भाष्यस्य अंतः अंतर्भाष्यम, यही तो कहा, भाष्यस्य अंतः। अंतः मतलब बाबू मध्य, अंतः शब्द का अर्थ समझते हैं? अंतः मतलब मध्य, गृहांतः मतलब गृह के मध्य में। आया कि नहीं? अंतर्गृहम नहीं कहते, मतलब गृह के मध्य में। अंतर्भाष्यम मतलब भाष्य के मध्य में, तो वही कह रहा है, अंतर भाष्यस्य अंतः इति अंतर्भाष्यम। हाँ, भाष्ये निहितानां गंभीर विषयाणां विवेचनं भाष्य मध्ये वा अंतरार्थं विशिष्ट कल्पनं वा समीक्षा। आया कि नहीं? यही समीक्षा है। क्या दो बोल दिए, वाह लगा दिए आप लोग को, क्या विशिष्ट कल्पनम वा समीक्षा। हाँ, तो उसके पहले पहले एक एक बोलो, बारी बारी से खिचड़ी पकाओगे दोनों की। अंत भाष्यस्य अंतः इति अंतर्भाष्यम, फिर क्या लिखा वो बोलो ना। भाष्ये निहितानां गंभीर विषयाणां विवेचनम। हाँ, बस यही समीक्षा है, समीक्षा है। ऐसे तोड़ो वहाँ पर। आया कि नहीं? क्या? भाष्ये निहितानां गंभीर विषयाणां, भाष्य में जो निहित जो गंभीर विषय है, गंभीर चर्चा विषय है, पदार्थ है, उनका विवेचनम, उसका विवेचन करना ही समीक्षा है। ठीक हुआ? तो इन्होंने मूल में लिख दिया अंतर्भाष्य समीक्षा, तो उसी से निकालना भाष्य के मध्य में जो होती है वो क्या समीक्षा होती है। यही इन्होंने कर दिया। ठीक है ना? सरल से। चलो फिर क्या कह रहे हैं, मूल में पढ़ो। अंतर्भाष्यम समीक्षा अवान्तरार्थ विच्छेदश्च सा, ये दूसरा उसका स्वरूप बताया समीक्षा का। दो स्वरूप बता रहे हैं, अवान अथवा तो क्या मान लो, अवान्तरार्थ विच्छेदश्च सा।
अवांतर जो अर्थ है, अवांतर मतलब बीच के जो अर्थ है, अवांतर मतलब बीच वाले जो अर्थ है, पदार्थ है, उनका विच्छेद करना, पृथक्करण करना, उनको अलग अलग करना, ये भी एक समीक्षा है। आया कि ना? अरे अवांतर जो पदार्थ है उनको अलग अलग खोलना, बताना, विच्छेद करना, ये भी समीक्षा कहलाती है। बहुत सारा गुच्छे के रूप में पड़ा होता है, उसमें एक एक पदार्थ को खोल खोल के अलग अलग करके दिखाना, तो वो समीक्षा होती है। ठीक है ना? चलिए, तो यही कर लिया। अवांतरार्थ विच्छेद सा मतलब देव समीक्षा, उसी का दूसरा स्वरूप बताया। आया कि नहीं? चलिए, तो ध्यान रखिए। अब इसके बाद के बाबू समीक्षा के बाद टीका को जानना है। टीका किसको कहते हैं? वो टीका मतलब वो टीका लगाने वाला, टीका बढ़िया लगा है, कुमकुम का टीका, वो टीका नहीं ना। टीका मतलब हम लोगों की जो टीका, टीका गुरु नाम है कि नहीं है? तो इसके लिए प्रसिद्ध पंक्ति, टीका जो है वो क्या है? गुरु नाम गुरु। आया कि नहीं? जबकि ऐसा होता नहीं। आया कि नहीं? गुरु के गुरु कहा है कि नहीं? लेकिन होती भी नहीं होती, कभी कभी वो भी जाती। गुरु नाम गुरु, टीका गुरु नाम, तो वही वाली टीका की बात कर रहे हैं। टीका किसको कहते हैं बाबू? तो क्या कह रहे? टीका किसको कहते हैं? हम लोग प्रसिद्ध शब्द है। अरे भरसा किसको बोलते? किसकी टीका? उसकी टीका, उसकी टीका, कौन सी अच्छी टीका है? ये टीका है, वो टीका है, काव्य मीमांसा की ये टीका अच्छी, वो टीका अच्छी है, सब करते रहते हैं। सिद्धांत कौमुदी की कौन सी टीका? टीका किसको कहते हैं? मूल में कोई उठा ले यदि तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। तो देखो क्या कह रहे हैं, यथा संभवम अर्थस्य टीकनम टीका, यथा संभवम अर्थस्य टीकनम, टीका टिक्री प्रकाशने धातु है, टीकनम मतलब प्रकाशनम, अर्थ का प्रकाशन करना, यही टीका है। यथा संभवम अर्थस्य टीकनम बराबर प्रकाशनम टीका, यथा संभव अर्थों का प्रकाशन करना, यही टीका है। देखा कि ये सही मायने में आप समझ पाएंगे टीका किसको कहते हैं, सही समझिए। यथा संभवम अर्थस्य टीकनम प्रकाशनम टीका, यथा संभव अर्थ का, जैसे मान लीजिए कोई श्लोक है, जैसे भागवत में कि कहीं पर भी श्लोक है मान लीजिए, तो उसका यथा संभव अर्थ बताना है कि इसका ये से अर्थ भी हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, वो भी अर्थ हो सकता है, ऐसे भी अर्थ हो सकता है, ये पक्ष ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। इस तरह से यथा संभव, और यथा संभव का ये नहीं कि फिर जबरदस्ती करने लगे, ऐसा नहीं कर। यथा संभव मतलब संभव अनतिक्रम्य, यथा संभव आया कि ना, मतलब संभव जैसे है उस तरह से अर्थ का प्रकाशन करना, नाना प्रकार के अर्थ उसका नाना प्रकार के अर्थों का प्रकाशन करना, यही टीका है। इसको टीका कहते सही मायने में। आया कि नहीं? कि यथा संभवम अर्थस्य टीकनम टीका प्रकाशनम टीका। आया कि नहीं? तो कितना सुंदर दिया टीका का वो है कि नहीं है? श्रीधरी इत्यादि टीका आप कह सकते हैं, इदम वो मतलब डंके की चोट पे है कि नहीं, क्योंकि उन श्लोक का यथा संभव अर्थ को बताता है ना, अर्थ का प्रकाशन करता है कि ये अर्थ इसका, ये शब्द का ये से अर्थ करो तो ये अर्थ आएगा, ये अर्थ आएगा वगैरह वगैरह। चलिए, तो यही टीका है। ठीक हुआ ना? याद रखना बाबू, टीका के लिए काम की चीज़ है। आया कि नहीं? चलिए, और हमारी ये जो भी टीका है ये भी तो यथासंभव अर्थ का ही प्रदर्शन करती है कि सूत्र से ये अर्थ निकालो, ऐसा समास करोगे, एकाच में ऐसा समास करोगे तो ऐसा अर्थ हो जाएगा, एकाच में ये समास करोगे तो ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये सब अर्थों का प्रदर्शन करना ही हुआ, प्रकाशन करना, ये टीका है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए आगे बढ़े। फिर यथा संभवम अर्थस्य टीकनम टीका, ये टीका काम खत्म हुआ। इसके बाद आया पंजिका। पंजिका किसको कहते भैया? है कि नहीं? पंजिका भी कोई चीज़ होती है, ये हम लोग अभी मतलब कहीं ऐसे पंजिका नाम तो सुने नहीं होंगे। पंजिका किसको कहते हैं भाई? पंजिका कह रहे हैं, पंजिका किसको कहते हैं? पढ़ो भाई। पंजिका, कितने सुंदर सुंदर शब्द होते हैं। विषम पद की जो भंजिका है वही पंजिका है। आया कि नहीं? विषम पद होते हैं ना, कोई कोई ग्रंथ में कभी कभी ऐसा विषम पद आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा, तो फिर उसका भंजन करने वाली जो होती है, उसको जो तोड़ती है, देखो ये कहना चाह रहे है कि नहीं, उसका विवेचन वो करती है, भंजन करती है। विषम कोई टीका ऐसी ही लिखी गई है, कोई उसको टीका हम काहे बोलेंगे, उसको फिर पंजिका ही कहना चाहिए। लेकिन आदत लगी है सबको टीका कहने की, हम लोगों को जीवा पे चढ़ा दिया गया है, तो सबको टीका टीका ही कहते रहते हैं। लेकिन कोई कोई ग्रंथ, कोई आदमी का काम ही यही होता है, वो व्याख्या लिखने बैठेंगे ना तो ये नहीं लिखेंगे, सब चीज़ों के ऊपर नहीं लिखेंगे। जहाँ विषम स्थल आएगा ना, विषम पद आएगा ना, उसमें टूटेंगे। ऐसे
तो विषम पद को क्या कहते हैं, भंजन कर देते हैं। वही भंजन करने वाला जो अंश है, ग्रंथ है, वही क्या है, पंजिका है। समझ में आया? ऐसे भी ग्रंथ होते, बहुत काम के होते हैं। बुद्धिमान सही मायने में वो है। और विषम पदों को, वरना बहुत सारे टीका में ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारे ग्रंथ कि जितना सरल सरल है उसमें तो लिखे, और जैसे कठिनाई छोड़ के आगे चले, वो जहाँ पर फंसने वाली चीज़ थी उसमें आपने लेखनी ही नहीं चलाई, तो फिर वो भग जाते हैं वहाँ से, ऐसे स्थलों से। लेकिन सही ये विषम पदों के लिए भी बहुत लोग लगते हैं, और उसका भंजन करने के लिए जो चीज़ लिखी जाती है उसको कहते हैं पंजिका। आया कि नहीं? ऐसा आपको कहना कहाँ पर ऐसे नीचे नीचे कोई कोई पूरी टीका के रूप में वो नहीं होता है, ऐसे एक लकीर खींच के नीचे हल्के से 2-3 लाइन में लिखा रहता है। मतलब जहाँ ऐसा विशेष पद आएगा ना, विषम पद, कठिन जैसा पद, विषम पद, तो उसकी फिर एक संख्या लिख करके उसकी वो कर देता है। वो एक तरफ से यदि इस तरह का है विषम पद का भंजन करें तो पंजिका हम लोग टिप्पणी कह देते हैं। एक टिप्पणी है करके चल देते हैं, लेकिन वो टिप्पणी का अपना अलग महत्व है, वो अलग चीज होगी टिप्पणी, है कि नहीं? लेकिन ये पंजिका इसको कह सकते हैं। विषम पद की जो पंजिका है वही पंजिका है। कुछ भी लिख रहा है कि ये सूत्र लिखा था, उसमें एक लिख के नीचे लिख दिया कि यहाँ पर ये सूत्र है, वो नहीं हुआ ना, वो तो टिप्पणी ही कहो उसको टिप्पणी कहो। उसके लिए अब सब नीचे लकीर खींच के लिखी है तो सबको पंजिका कहते, ये तो बात जायज नहीं है। विषम पद की पंजिका हो तो पंजिका कहलाएगी। ठीक हुआ? लक्षण को छोड़ के हमको कैसे कहीं चलना ही नहीं। आया कि नहीं? चलो फिर आगे चलो, पढ़ो इसको। विषम पद पंजिका पंजिका। आया कि नहीं आया? फिर अब बाबू कारिका के विषय में जा रहे। कारिका ये भी बहुत प्रसिद्ध शब्द है। मार कारिका, कारिका कारिका, इसकी कारिका, उसकी कारिका, सांख्य कारिका, वहाँ की कारिका है कि नहीं, भूषण सार की कारिका, व्याकरण की कारिका, वाक्यपदियम की कारिका, सब जगह तो कारिका शब्द बोलते हैं। काव्य प्रकाश की कारिका, तो फिर कारिका किसको कहते हैं? कभी प्रश्न पूछे लोग कहते हैं श्लोक को कारिका, तो सबको तो फिर भागवत में भी कारिका है, सब में तो वहाँ नहीं कहेंगे। श्लोक ही कारिका है, तो बताओ ना कारिका। तो कारिका मतलब क्या, तो स्पष्ट कर रहे हैं, बताओ बाबू। अर्थ प्रदर्शन कारिका कारिका। अर्थ प्रदर्शन कारिका, अर्थ का प्रदर्शन करने वाली जो है वही कारिका है। अर्थ प्रदर्शन कारिका कारिका, नहीं आया? अर्थ प्रदर्शन कारिका मतलब अर्थ प्रदर्शन करने वाली जो है वही क्या है, कारिका है। किसके अर्थ का प्रदर्शन करने वाली? तो सूत्र के। आया कि नहीं आया? सूत्र के अर्थ का प्रदर्शन करने वाली जो है वही कारिका है। आया कि नहीं आया? बहुत वो क्या सूत्र में और इसमें क्या फर्क पड़ता है? सूत्र भी एक अर्थ को बता रहा है, अपने आप में सूचना देता है, सूत्र अर्थ बताता है। ये क्या होती है? छंदोबद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? छंदोबद्ध हो जाती है। सूत्र के अर्थ को बताए लेकिन छंदोबद्ध रूप से बताया जाता है। आया कि नहीं आया? किसी अर्थ का प्रदर्शन करेगी लेकिन छंदोबद्ध रूप से की जाएगी, ऐसी ये होती है। इसका स्वरूप भी पता होना चाहिए ना। और सूत्र तो गद्यात्मक होगा ना, ये पद्यात्मक होती है। आया कि नहीं? तो वही कह रहे अर्थ प्रदर्शन कारिका कारिका, अर्थ प्रदर्शन करने वाली जो है वो कारिका है। सरल कारिका नहीं समझ में आई? तो फिर चाहे वो काव्य प्रकाश की कारिका हो, चाहे वाक्यपदियम की कारिका हो, चाहे सांख्य की कारिका, सांख्य कारिका हो, ये सब अर्थ प्रदर्शन कारिका है कि नहीं? सब जगह लक्षण करते हैं, विशेष अर्थ को प्रदर्शित करती है ना। चाहे सूत्रात्मक रूप में जो अर्थ था, सूत्र में पढ़ा था, उसका पद्य रूप में प्रकाशन का अर्थ को प्रदर्शन कर रही है, तो इसलिए कारिका। नहीं समझ में आया? यही कारिका है। चलो फिर कारिका के बाद बाबू वार्तिक आया। वार्तिक भी होता है हमारे शास्त्रों में, वार्तिक ग्रंथ भी होते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे सूत्र, भाष्य, वार और वृत्ति और पंजिका, टीका, समीक्षा और कारिका, ये सब होता है। वैसे वार्तिक भी होता है कि नहीं? है कि नहीं? वार्तिक भी होता है। तो जैसे आपका ऋण वर्णी और मिथ्या सामान्य वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारे, तो ऐसे सब जगह वार्तिक रहते हैं। वो वार्तिक किसको कहते हैं? तो क्या लिख रहे हैं? संक्षेप में लिख रहे हैं वार्तिक के बारे में। क्या लिखा बाबू? शास्त्र भेदा को जाने दीजिए, वहाँ वार्तिकम तक पढ़िए। उक्तानुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिकम। उक्त का
उक्त की चिंता जहाँ पर हो, है कि नहीं, हाँ, वो वार्तिक उक्त है। फिर अनुक्त की चिंता जहाँ पर हो, वार्तिक है। और दुरुक्त की चिंता जहाँ पर हो, वार्तिक है। तीन है, उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। उक्त मतलब जो कहा गया है वो, आया कि नहीं, उक्त का चिंतन जो करे वो वार्तिक है, हाँ, जिसमें किया जाए, आया कि नहीं। कभी कभी उक्त का भी चिंतन किया जाता है कि नहीं। कभी कभी अनुक्त, अनुक्त मतलब सूत्र में नहीं कहा गया है, जैसे रिल री री और री का सावरणीय जो है वो सूत्र में कहा गया है क्या, नहीं कहा गया ना। तो अनुक्त का जो चिंतन जिसमें किया जा रहा है वो वार्तिक है। तो रिल री वर्ण मिथ्या वार्तिक है, ये अनुक्त की चिंता की जा रही है, आया कि नहीं। कहीं कहीं उक्त की जाती, कहीं कहीं दुरुक्त की जाती। दुरुक्त की मतलब सूत्र में कह तो दिया है लेकिन कुछ अस्पष्ट सा है, कुछ दुरुक्ता है। दुरुक्त मतलब समझते, अस्पष्ट सा है, आया कि नहीं। तो उसकी भी चिंता की जाती है, तो उसको स्पष्ट करके खोलता है इसका मतलब, तो ये भी वार्तिक कहलाता है, आया कि नहीं। तो उक्त, अनुक्त, दुरुक्त चिंता वार्तिकम, यही तो लिखा बाबू, क्या लिखा, उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिकम। उक्त की भी तो चिंता करता है, जैसे आप लोगों का वो है ना वार्तिक, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। तो वहाँ अनाम नवति नगरीणाम कह रहा है, तो नाम काहे जोड़ रहे हो, नाम तो सूत्र में पढ़ा ही था ना, अनाम। अरे न पदांता टो अनाम, तो हो अनाम, तो अनाम सूत्र में पढ़ा ही था। नाम को छोड़ करके वो लग ही रहा था, ष्टुत्व का निषेध कर ही रहा था, आया कि नहीं, कर ही रहा था। तो फिर आप वार्तिक में काहे जब छोड़ने की बात आई तो आप काहे नाम को जोड़ दिए। आप तो खाली नवती नगरी को कहना चाहिए, लेकिन नाम को भी जोड़ दिए। तो उक्त की भी चिंता करता है, चिंतन करता है, आया कि नहीं, तो वो वार्तिक करता है। दुरुक्त की भी करता है, आया कि नहीं। कुछ चीज असमंजस से कही गई है सूत्र में, तो उसको भी चिंतन जहाँ किया जाता है वो। तो कुल मिला के यही आया कि उक्तस्य, अनुक्तस्य और दुरुक्तस्य चिंतनम यत्र वर्तते तद वार्तिकम इति कथ्यते, आया कि नहीं आया। चलिए यही बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार के देखो शास्त्र के भेद होते हैं ना, कोई वार्तिक होता है, कोई वृत्ति होता है, कोई टीका होती है, कोई क्या होता है, आया कि नहीं आया। तो इति शास्त्र भेदाः, ये सब शास्त्र के भेद बता दिए, आया कि नहीं। और वो भी शास्त्र के भेद पौरुषे अपौरुषे करके भी शास्त्र के भेद समाप्त हो गए, आया कि नहीं समझ में आ गया। चलिए यही कर, इति शास्त्र भेद। अब आगे क्या कह रहे हैं, कोई श्लोक आ रहा है, बोलो, आर्या लग रहा है। भवती प्रथयन्नर्थम लीनं शब्द विलुप्तं, शब्द विप्लुत समविप्लुत, लीनं समविप्लुतं स्फुटीकुर्वन्। क्या लिखा है आप में, ये बोलो। भवति समविप्लुतम, समविप्लुतम लिख लो, सही करो उसको, क्या नहीं छपा है, अच्छा लिख लो, सही बना उसको। समविप्लुतम स्फुटीकुर्वन् अल्पमनल्पम रचयन् अनल्पमल्पम च शास्त्र कवि। ध्यान से उच्चारण करो। भवति प्रथयन्नर्थं, बोलो। भवति प्रथयन्नर्थं लीनं समविप्लुतं स्फुटीकुर्वन् अल्पमनल्पं रचयन् अनल्पम अल्पम च शास्त्र कवि। अरे उधर अल्पम अनल्पम, इधर अनल्पम अल्पम च शास्त्र कवि। इस तरह से कुछ नहीं है, समझो बाबू क्या कह रहे हैं। ये क्या खिचड़ी पका रहे आप दोनों मिलके, उधर उठ पटांग काम कर रहे हैं, इधर कभी उधर। चलो देखो, अभी देखो क्या कर रहे हैं, हरकतें। चलो आया ये श्लोक आया, ठीक है ना, इसका अर्थ समझना है। लेकिन ये श्लोक में पहले ये तो समझे बात किस चीज की जा रही है। ये शास्त्र भेद तो खत्म कर दिए, अब ये क्या आप बवाल लगाए। तो शास्त्र कवि के बारे में चर्चा करते हैं। इन शास्त्रों के जो कवि है, रचयिता है, वो कैसा होता है, और उसकी बात बता रहे हैं कि वो क्या करता है, शास्त्र का रचयिता। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताएगा श्लोक कि किस तरह से वो शास्त्र की रचना करता है, कैसे उसका रचना करने की तरीका होता है कि नहीं। ये टेक्निक जानने वाली बातें हैं ना, कि कैसे रचना की जाए, यदि कोई ग्रंथ लिखा जाए तो उसके बारे में शास्त्र कवि ही लास्ट में पद आया है कि नहीं है। क्या करता है वो, लीनम अर्थम प्रथयन भवति। अन्वय करो, लीनं अर्थं प्रथयन् भवति। कह शास्त्र कवि ही। आया कि नहीं। अरे वहां से उल्टा उठा लो,
है ना, पहले वाला चरण बिल्कुल उल्टा लेते चलो, हो जाएगा ना। शास्त्र कवि ही लीनम अर्थम प्रथयन भवति। शास्त्र कवि जो होता है, शास्त्र का जो कर्ता होता है, आचार्य जो होता है, क्या करता है शास्त्र का रचयिता। तो लीन जो अर्थ है, लीन मतलब बाबू लीन, लीन हो जाना नहीं कहते हैं आप लोग। लीन मतलब तिरोहित, लीन मतलब तिरोहित जो अर्थ है, पदार्थ है, जो छुपे छुपे हुए पड़े हैं जो पदार्थ, उनको प्रथयन भवति, उसका विस्तार कर देता है कि नहीं है, उसका प्रकटीकरण कर देता है। जो अर्थ पदार्थ जो छिपा छिपा सा पड़ा होता है, उसको क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। कौन? शास्त्र कवि। शास्त्र कवि ही लीनम अर्थम प्रथयन भवति। प्रथयन मतलब प्रकटयन, प्रकट करने वाला होता है। तिरोहित जो अर्थ होता है, पदार्थ होता है, उसको प्रकट करता है, बोलता है उसको। आया कि नहीं? शास्त्र कवि ऐसा होता है। और कैसा होता है? तो समय भी प्लुतम स्फुटी कुर्वन्, है कि नहीं है? मतलब समभिप्लुत जो अर्थ है, समभिप्लुत मतलब संदिग्ध, संदिग्ध जो अर्थ है पदार्थ है, जिसमें संदेह हो सके, ऐसे जो पदार्थ, उसको स्फुटी कुर्वन्, उसका स्फुट करता है कि नहीं? उसको स्पष्ट करता है। क्या करता है? उसको स्पष्ट करता है कि भाई किसी को संदेह न हो। आया कि नहीं? ये शास्त्र कवि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही गुण लेकर के आदमी को चलना चाहिए। आया कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? समभिप्लुतम, समभिप्लुतम मतलब संदिग्धम अर्थम स्फुटीकुर्वन्, है कि नहीं? स्पष्टीकुर्वन्, स्पष्ट करते हुए वो लीनम अर्थम प्रथयन भवति क्रिया लास्ट में रहेगी। ये काम करते करते करता है, ये बता। आया कि नहीं? ठीक हुआ। फिर आगे चले, क्या आया? अल्पम अनल्पम रचयन। अल्प जो पदार्थ होता है, जो छोटे में होता है, उसको अनल्प, अनल्प मतलब ना अल्प है कि अनल्प है, जो अल्प नहीं है, बड़ा बड़ा। तो फिर अंट बंट क्या बोल रहे हो? अनल्प को सीधा बड़ा नहीं कह सकते हो। अल्पम अनल्पम रचयन मतलब अल्प जो अर्थ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा ही, कहीं मान लीजिए पड़ा हुआ है, उसको अनल्प कर देता है। मतलब वो व्यास शैली का विज्ञाता होता है, व्यास शैली के वो प्रकांड पंडित होता है। किसी चीज छोटे में पड़ी है तो उसको व्यास शैली उसको बनानी भी आती है कि नहीं है? कोई छोटे में लिखा है, उसको विस्तार भी जानता है, कैसे इसको बड़ा कर दे। आया कि नहीं? तो अल्पम अनल्पम रचयन, क्या मतलब हुआ देव इसका? जो छोटा पदार्थ अल्प है, उसको अनल्प विस्तृत कर दे। आया कि नहीं? फिर आगे अनल्पम अल्पम च रचयन, रचयन के साथ जोड़ना फिर से। अनल्पम अल्पम, अनल्प है, मान लीजिए कोई बड़ी चीज है, इतने विस्तार से लिखी गई है, तो वो उसको छोटे रूप में लाना भी जानता है। पदार्थ समझो, निष्कर्ष मत निकालने लगो सीधे, इतने अभी वो नहीं है, उसको बात को समझो। शब्दावली पहले समझे नहीं और समाज समाज करने लगा। क्या समाज? घंटा समाज, क्या समाज, क्या समाज? अरे क्या कह रहा है? उसके शब्दों को समझो पहले, क्या कह रहा है? अनल्पम अल्पम रचयन, अनल्पम अल्पम, अनल्प जो चीज है मतलब विस्तार से होता है ना, 5-10 पृष्ठों में लिखा था, मार उसका निष्कर्ष एक ही बार में निकाल दिया। ऐसा भी जानता है वो, अल्प करना भी जानता है, बहुत बड़ी से बड़ी बात वो संक्षेप में कहना भी जानता है। तो मतलब समाज शैली का भी विज्ञाता होता है। यही आया ना? तो ऐसा वो शास्त्र कवि ही भवति। आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया? ठीक है ना? पूरे श्लोक का अन्वय करना हो तो कहाँ से करोगे बाबू? समभिप्लुतम स्फुटी, शास्त्र कवि समभिप्लुतम स्फुटीकुर्वन् अलम, वहां नहीं जाएंगे, वो भवति वाला लास्ट में, वो सब लास्ट में जुड़ेगा। समभिप्लुतम स्फुटीकुर्वन् अल्पम अनल्पम रचयन, अनल्पम अल्पम रचयन, लीनम अर्थम प्रथयन भवति। ऐसे जाएगा। क्या देव? शास्त्र कवि ही समभिप्लुतम स्फुटीकुर्वन् अल्पम अनल्पम रचयन, अनल्प अल्पम अनल्पम अनल्पम अल्पम रचयन, लीनम अर्थम प्रकटयन भवति, प्रथयन भवति। ऐसा करते हुए
संदिग्ध को स्पष्ट करते हुए, छोटे को बड़ा करते हुए, बड़े को छोटा करते हुए, जो लीन अर्थ है उसको जो प्रकट करता है वो शास्त्र कवि ही कवि बनता है। वो शास्त्र कवि होता है। शास्त्र कवि ऐसा होता है। बनता क्या बनता है? वो शास्त्र कवि ऐसा होता है। शास्त्र कवि की एक रूप से प्रशंसा की जा रही है। शास्त्र कवि की सब कलाओं का जानकार होता है कि नहीं? सब चीज़ों को जानता है। बहुत बड़ा काम है ना बाबू। ग्रंथ लिखना आजकल की तरह नहीं है कि जो भी माँ मुंह उठा के चल दिया, लेखनी लेके बैठ गया, मार लिखने लगा, उसको खुद को नहीं पता कि क्या लिख रहा है कि नहीं, लेखनी से क्या छूट रहा है कि नहीं? लेकिन ये शास्त्र कवि की प्रशंसा की जा रही है। ऐसा होना चाहिए, इतने गुणों से पारंगत होना चाहिए। कहाँ छोटा करना, कहाँ बड़ा करना, कहाँ स्पष्ट करना एकदम से, ताकि कोई किसी को संदेह न रह जाए पढ़ने वाले को। और वो जो पदार्थ है उसको खोल करके प्रकट करके रखना, ऐसा जो होता है वो शास्त्र कवि की होता है। चलो आया कि नहीं आया? शास्त्र कवि ही भवति। क्या बोलो बाबू? माने तिरोहित, तिरोहित मतलब छुपा हुआ, जो छुपा हुआ मतलब मतलब एक तरफ से अंदर पड़ा है, लेकिन वो ऐसे स्पष्ट झलक नहीं रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। आया कि नहीं आया? जैसे वो आपके वो आप पूछे हो तो बता रहे हैं, वो तुम उसमें पढ़े ना अल्लोपोना में, क्या वो बड़ा अर्थ लिखा वहाँ अंगा भैया वो, फिर उसके बाद असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परो यो अन, तो इतना बड़ा वो लिखा असर्वनाम है। तो यदि वो कोई मतलब जानकार आदमी हो तो उसको आपको वो कर दे कि भाई भसंज्ञक वो है, उसी की बात, उसी का कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? भसंज्ञक के अन का आकार का लड़ होता है। इस तरह से आया कि नहीं आया? तो वैसे ये तो अल्पम अनल्पम अल्पम हुआ। अनल्प जो बड़ा था उसको छोटे करने की बात हुई। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई पदार्थ मान लीजिए लीन पड़ा है, लीन है मतलब लीनम का देखो टीका में क्या लिखा है? तिरोहितम ही लिखा होगा। गुप्तम, प्रच्छन्नम, गुप्तम, आच्छन्नम, गुप्त अर्थ कहीं पड़ा हो हम जान ना पाए, लेकिन उसको वो खोले। आया कि नहीं? बहुत बार होता है ना। अरे जैसे आपने वो नहीं पढ़ा था श्लोक उपनिषद का मंत्र, तो उसका एक गुप्त अर्थ था कि नहीं था? तो फिर वो बाकी तो कथा में सब कथा ही होती है। वो दो पक्षी आके उड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे झाड़ पे, एक खा लेगा एक बैठा रहेगा, सब होता है। आया कि नहीं? लेकिन उसका जो गुप्त अर्थ है वो लीन अर्थ हुआ ना उसका, उसको भी जो क्या कहता है प्रकट करता है, वही शास्त्र कवि भवति। नहीं समझ? ये चलो यही है, ठीक हुआ है? आगे चले। शास्त्र कवि, फिर शास्त्रेकदेशस्य प्रक्रिया। अब ये शास्त्रों का निरूपण हो गया। शास्त्र इति शास्त्र वेदा कह दिए, उसके बाद शास्त्र कवि की प्रशंसा भी कर दी है, श्लोक में कर दी है ना। श्लोक पढ़ लो बाबू एक बार। भवति प्रकरणर्थं लीनं समविप्लुतं स्तुति कुर्वन् अल्पमनल्पं रचयन् अनल्पम अल्पम च शास्त्र कविः। समय भी प्लुत, इसमें वो अनुस्वार नहीं लगाया होगा, लगा देना, उसको समझ में भी नहीं आएगा। अनुस्वार भी करना, समय भी प्लुत। इतनी बार बोल रहे हैं अक्षर के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे। चलो कर लिया। अब ये शास्त्र का भेद की चर्चा कर ली। अब शास्त्र और प्रकरण आदि होते हैं ना, प्रकरण ग्रंथ ये वो सब करते कि नहीं करते? तो उनके शब्दों, वो शब्दों को खोलने जा रहे हैं कि प्रकरण किसको कहते हैं, अध्याय किसको कहते हैं, अध्याय क्या होता है, उल्लास क्या होता है, परिच्छेद क्या होता है, बहुत सारे सर्ग क्या होता है, खंड सर्ग सब होता है कि नहीं होता? इंसान तो उनका भी थोड़ा बहुत परिचय देने जा रहा है कि क्या कह रहे हैं। पढ़ो बाबू। शास्त्रैकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम्। शास्त्रस्य शास्त्रैकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम। आया कि नहीं आया? शास्त्र के एक देश की प्रक्रिया, क्रियाकलाप, सारी की सारी शास्त्र के किसी एक देश की, पूरे शास्त्र के, शास्त्र में तो बहुत सारे विषय रहेंगे, बहुत सारे देश प्रदेश विचार करने लायक विषय रहेंगे। आया कि नहीं आया? लेकिन उसमें किसी एक देश का क्या करना? प्रक्रिया, प्रक्रिया यही क्या है? प्रकरण है। प्रकरण ग्रंथ होते हैं ना, वो प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे वेदांत सार को कहते हैं अयम वेदांत प्रकरणत्वाद, ऐसा कर देते तो प्रकरण ग्रंथ है। कि वेदांत दर्शन का क्या हो? वेदांत प्रकरण ग्रंथ है। तो प्रकरण ग्रंथ है तो फिर क्यों प्रकरण ग्रंथ है? तो शास्त्र जो वेदांत शास्त्र है उसके तो बहुत सारे विषय है, बहुत सारे मुद्दों पे उसको चर्चा करनी, लेकिन उसका एक देश में है कि नहीं है?
ब्रह्म जीवैक्य में है एक देश उसका, उसकी जो प्रक्रिया क्रियाकलाप सब बताना, अब उसके अंगीभूत होकर के उसके बहुत कुछ बातें और भी बताना प्रसंग आने के कारण, और भी चीजें स्पष्ट करना खोलना कि भाई इंद्रिया कितनी होती क्या होती है। अरे उसमें अपेक्षित जो जो चीज वो भी तो बतानी पड़ेगी। तो ऐसे जो ग्रंथ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकरण। आया कि नहीं आया, चलिए वही प्रकरण है। अरे प्रकरण का एक श्लोक भी तो है, कोई याद है क्या? शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम् आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। प्रकरण एक ग्रंथ भेद का ग्रंथ भेद ही है। प्रकरण ग्रंथ किसको कहते हैं, तो यही कि जो शास्त्र एक देश संबद्ध हो, शास्त्र के एक देश से संबद्ध रखता हो, वही वाली बात तो कह रहे बाबू। और क्या कह रहे हैं, शास्त्रिक देशस्य प्रक्रिया प्रकरण। अरे शास्त्री में अनेक प्रकरण होते हैं, और तो उसका एक एक प्रकरण ग्रंथ कहलाएगा, एक एक विषय। ठीक, चलिए ये शास्त्रिक देशस्य प्रक्रिया प्रकरणम। आप में लिखा है कुछ शास्त्रिक देशस्य प्रक्रिया में, देखिए अपनी टीका में। शास्त्र निरूपणांतरम शास्त्रैक देशम प्रकरणम निर्दिशति। हाँ, तो उसको आगे बोलो ना। शास्त्रस्य एकदेशः शास्त्रैकदेशः तस्य प्रक्रिया प्रस्तावोधिकरणं वा शास्त्रैकदेश प्रक्रिया शास्त्रस्य एक भागः प्रकरणपदेन व्यपदिश्यते। वो षष्ठी पंचमी कर रहा है, चलो कुछ नहीं है, तो ये मूल से ही समझो बाबू। शास्त्र के एक देश की जो प्रक्रिया है, क्रियाकलाप है, सारा का सारा बता, ये क्या है, प्रकरण है। चलो प्रक्रिया प्रकरण, फिर आगे अव्ययादयः। अव्यय क्या, अध्यायादयः। अव्यय क्या होगा, इधर अव्यय कहाँ से आएगा? अध्यायादयः, जल्दी करो उसको, बनाओ उसको। हाँ, अध्यायादयस्त्वान्तर विच्छेदाः। बस बस बस, विच्छेदाः, बस यहाँ रुक जाओ। क्या अध्यायादयः विच्छेदाः, क्या अध्यायादयः तु अवान्तर विच्छेदाः। तुमको कौन कह रहा है कि तोड़ के बोलो? कौन तुमको कहा है तिस्मार खान बनो? जैसे लिखा वैसे पढ़ो ना। बोल नहीं पाते हो, जीवा तुम्हारी लड़खड़ाती है क्या, विकलांग हो तो फिर बोलो ना उसको। ले मुड़ी हिला रहे, अरे बोलो। अध्यायादयस्त्वान्तर विच्छेदाः, जैसे लिखा वैसे बोलना सीखो। सब तू ता कर दोगे तो फिर तो वही गया, तो फिर राजशेखर की जरूरत क्या है? अब तो आप ही बुद्धिमान। अध्यायादयस्तु अवान्तर विच्छेदाः। अध्यायादि जो है वो क्या है, अवान्तर विच्छेद है, अवान्तर विभाग है। एक बड़ा ग्रंथ होगा, उसमें अवान्तर बीच बीच में विच्छेद करना होगा कि नहीं करना होगा? बहुत ध्यान पूर्वक करना होता है, विषय विभाग के अनुसार किया जाता है। लेकिन वो जो अवान्तर विच्छेद किया जाता है वही क्या होता है, अध्यायादयः। अध्याय आदि जितने होते सब वही है, अवान्तर विच्छेद है। कोई लोग उसको अध्याय कह देते हैं, कोई लोग उसको सर्ग कह देते हैं, कोई लोग उसको स्कंद कह देते हैं, कोई लोग उसको परिच्छेद कह देते हैं, कोई लोग उसको उल्लास कह देते हैं, कोई लोग उसको उच्छ्वास कह देते हैं। नाना प्रकार के शब्द हैं। आया कि ना, सब शब्द मिलते हैं। जैसे आप साहित्य दर्पण में जाएंगे वहाँ परिच्छेद मिलेगा, 10 परिच्छेद है। तो लोग पूछते परिच्छेद मतलब क्या, अध्याय और क्या। अरे अवान्तर विच्छेद किया है कि नहीं है? बीच बीच में विच्छेद करना है, विभाग करना है, तो अध्याय। सबका नाम रखने की अपनी शैली है कि नहीं? लेकिन वो मतलब उसका वही होता है। आया कि नहीं? उसमें जाएंगे आप काव्य प्रकाश में, उसमें उल्लास आते हैं, 10 उल्लास है उनके। ये भी सिर्फ चीजें ध्यान में हल्के हल्के याद रख लो बाबू, किसमें क्या होता है, कैसा होता है कि नहीं है? साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है। आया उधर ध्वन्यालोक इत्यादि में शायद जाएंगे, उच्छ्वास उधर मिलेगा। आया कि ना? उच्छ्वास भी मिलते हैं, प्रथम उच्छ्वास, द्वितीय उच्छ्वास, तृतीय उच्छ्वास, ऐसे ऐसे। तो उच्छ्वास भी वही है। अध्याय तो प्रसिद्ध है, आप लोग देखते ही हैं। आया कि नहीं आया? प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, सर्ग भी होते हैं, स्कंद भी होते हैं, सर्ग है। तो वो सब अवान्तर विच्छेद है। वही तो कहा बाबू कि अध्यायादयस्तु अवान्तर विच्छेदाः, है कि नहीं? अवान्तर विच्छेदाः। ठीक हुआ? चलिए अब क्या वो आगे क्या उसके लिए लिख रहे हैं,
कृतिभिः स्वतंत्रतया प्रणीता इत्यपरिसंख्येया अनाख्येयाश्च। अच्छा, कितने अध्याय होते हैं कोई कहेंगे, कहीं पर भी अध्याय हो तो कितने हो, तो कहा कि वो अपरिसंख्येया, उसका कोई परिसंख्यान आप परिगणन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो ऊपर आगे हेतु दिया, कृतिभिः स्वतंत्रतया प्रणीता। कृति लोग जो है, कर्ता लोग जो है, उनके द्वारा वो स्वतंत्र रूप से वो विभाग किया जाता है, उसमें कोई उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता। दौसी लिखी ना तुम, हम काट डालेंगे एक बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने आधार पे लिखते हैं। कोई 50 अध्याय कर देता, कोई 10 ही अध्याय करता, कोई 8 ही अध्याय करता, अष्टाध्यायी में 8 ही अध्याय कर दी, कोई है 10-10 विभाग कर देता, कोई 50 कर दिया, कोई 300-300 अध्याय कर देता। तो करने वाले लोग है कि नहीं है, कोई कमी थोड़ी नहीं इधर विद्वानों। तो वो सब अपरिसंख्येया है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रतया प्रणीता। तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से जैसी मनमर्जी पड़ी वैसे उन्होंने विभाग किया, उसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है कि नहीं। तो वही कह रहे, कृतिभिः स्वतंत्रतया प्रणीता। कौन प्रणीता? स्वतंत्रतया प्रणीता। कौन? कृतिभिः प्रणीता। लेकिन क्या प्रणीता? अध्यायादयः। अरे उसी की चर्चा चल रही है ना। अध्यायादयः कृतिभिः कर्तृभिः स्वतंत्रतया प्रणीता, स्वेच्छया प्रणीता। अपनी इच्छा से वो अध्याय आदि का प्रणयन करते हैं, निर्माण करते हैं। कितने अध्याय रखना, क्या रखना। इति मतलब इसलिए, इति शब्द हेतुअर्थ, इति अपरिसंख्येया, इसलिए वो क्या होते हैं, अपरिसंख्येय होते हैं। उसमें कोई परिसंख्या नहीं होता कि इतने ही होते हैं, ऐसा कोई। और कैसे? अनाख्येयाश्च। कैसे होते हैं? अनाख्येयाश्च मतलब अनाख्येय होते हैं, व्याख्या नहीं है वो, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वो अपने मन मर्जी से के हम कह नहीं सकते कि पहले अध्याय में यही होगा, ये होगा, उसका कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते। पहले अध्याय में ये हो, दूसरे अध्याय में ये हो, नहीं ना कहते। सबके अपने मन मर्जी से बनाया हुआ है, तो उसकी क्या व्याख्या हम करेंगे। सबका अपना अपना तरीका है, वैसे वैसे किए जाता है। आया कि नहीं? तो अनाख्येयाश्च ये भी कर दिया। आया कि नहीं आया? देखो असंख्येया की टिप्पणी लिखी है टीका में, देखो असंख्येया बराबर कुछ लिखा है। अपरिसंख्येयाः अपरिख्यातुं योग्याः गणयितुं अशक्याः। आया कि नहीं? गणयितुं अशक्याः, गणना करने के गणना नहीं कर सकते उसकी। आया कि नहीं? और उसका लिखा है अनाख्येयाश्च का लिखा, आख्यातुं दुःशकाः सन्ति शेषः। आख्यातुं मतलब व्याख्यातुं, व्याख्यान करने के लिए दुष्शक है, मतलब उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हम। कुछ कह नहीं सकते कि अध्याय मतलब ऐसा ही होगा, वैसे ही होगा, जिसको जो मन में आया वैसा अध्याय सब बनाए, तो इसकी व्याख्या कुछ हो नहीं सकती। अध्याय की अब नहीं ना कह सकते कि इसमें यही होगा, अध्याय मतलब यही होगा, यही होगा, ऐसा नहीं ना कह सकते। अरे जैसे सूत्र इत्यादि का जैसे वो की है कि सूत्र क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे अध्याय का हम नहीं ना निरूपण कर सकते कि अध्याय मतलब ऐसा जिसमें निरूपण हो वही अध्याय है। अरे वो अपने मन मर्जी से लोग बनाए हैं, और उसमें वो काम करे न करे हम क्या जानेंगे। तो उसका निरूपण नहीं कर सकते, ना उसकी संख्या का ना उसका निरूपण नहीं हो सकते, यही कह रहे हैं। आया ना? चलो पढ़ लो, कौन सी पढ़ो। अध्यायादयस्त्ववान्तरविच्छेदाः कृतिभिः स्वतंत्रतया प्रणीता इत्यपरिसंख्येया अनाख्येयाश्च। आया कि नहीं? चल रहा है ना यार? हाँ चलो, जगह वगह सब देख करके रखा है ना। चलो फिर आगे चले। तो ये इनको ने अध्याय आदि के विषय में भी चर्चा कर दी। अब आगे चलना है बाबू। तो आगे अब किसके विषय में बताना है? तो साहित्य विद्या सब आ रहा है बार बार। काव्य विद्या, साहित्य विद्या है कि नहीं, पंचमी और जहाँ आया वहाँ जोड़ दिए उसको। 6 अंगिन है तो कहा सप्तमम तद काव्यम, चाहे साहित्य शास्त्र अलंकार शास्त्र है ये नहीं है। 14 विद्या स्थान कहे तो कहा 15 काव्यम, और 4 विद्या कहे तो पंचमी साहित्य विद्या। सब जगह तो अपना मत यायावरी करके जोड़ ही रहे थे। तो वो साहित्य विद्या किसका नाम है? बहुत तो आया। साहित्य विद्या किसको कहते? जो पंचमी साहित्य विद्या का है। क्या कह रहे? पंचमी जो साहित्य विद्या कही वो साहित्य विद्या किसको कहते हैं? वही साहित्य। साहित्य लगे तो है, साहित्य कहते किसको है? तो आचार्य राजशेखर बता रहे हैं कि भाई क्या होता है साहित्य विद्या। पढ़ो क्या कह रहे हैं। शब्दार्थयोर यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। देखो कहाँ ये परिभाषा मिलेगी, बता कौन लिख के देगा? आया कि नहीं? तो
कितने सरल शब्दों में और छोटे शब्दों में स्पष्ट कर देते, बड़ी बड़ी बातों के, है कि नहीं? चलिए, तो क्या कर दिए साहित्य विद्या का? शब्दार्थयोर यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ का सहभावेन या विद्या सा साहित्य विद्या। शब्द और अर्थ का सहभावेन जो विद्या होती है वो साहित्य विद्या कहलाती है। आया कि नहीं आया? शब्दार्थयोः सहभावेन, शब्द अपने अर्थ को छोड़ के नहीं रहेगा, अर्थ अपने शब्द को छोड़ के नहीं रहेगा। शब्दार्थयोः सहभावेन या विद्या सा साहित्य विद्या। अरे बाबू, काव्य का लक्षण भी किए ना काव्य प्रकाश इत्यादि में, तो वहां पर भी कहे शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यही भाव है ना। जहाँ जहाँ आया शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ का जो साहित्य है वही काव्य है। आया कि नहीं आया? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, आया कि नहीं आया? यही तो काव्य होता है, शब्द और अर्थ का साहित्य है वही काव्य है। तो वही बस कुछ उसी भाव के साथ साहित्य विद्या का बता रहे कि साहित्य विद्या किसको कहते हैं। तो शब्दार्थयोः यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, है कि नहीं है? यथावत्, आया कि नहीं? यथा योग्यम सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, है कि नहीं है? शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ के सहभावेन जो विद्या है प्रवृत्त होती है वो विद्या कहते हैं साहित्य विद्या। काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण बताए, याद है किसी को? काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण बताए ना, क्या नाम है? शब्दार्थौ सगुणौ अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। शब्दार्थौ काव्य यहाँ से उठा है मूल रूप से, बस लिखने की जरूरत नहीं। शब्दार्थौ काव्य हमने पढ़ाया हुआ है, काव्य प्रकाश का वो पढ़ा है, इसमें चैनल में पढ़ा है। उसको जानना चाहे तो आप देख सकते हैं लक्षण काव्य प्रकाश का कि भाई उसको किसको कहते हैं, काव्य किसको कहते हैं। तो शब्दार्थौ काव्यम, क्या कहा? शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ जो है वही काव्य है। तो आप कहें कि फिर तो हम कहें रामः ग्रामं गच्छति, ये काव्य हो गया, शब्द भी और उसका अर्थ भी है, तो ये काव्य हो गया। इसको काव्य आप नहीं कहेंगे, तो काव्य मतलब क्या? तो फिर उसके विशेषण दिए भाई वो अदोष हो, दोष रहित होने चाहिए, सगुण हो, गुण सहित होने चाहिए, माधुर्यादि गुण उसमें होने चाहिए। खाली ऐसे फीका फीका सा हो तो वो काव्य थोड़ी कहलाएगा। आया कि नहीं आया? और वो अलंकार वाला होना चाहिए, कहीं कहीं अलंकार नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन अलंकार होना चाहिए तब वो कहला। अब रामः ग्रामं गच्छति में क्या गुण है? कौन माधुर्य, वो कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? कोई अलंकार है? तो कहाँ से काव्य कहेंगे? खाली शब्दार्थ हो काव्य नहीं ना कहे हैं, और भी तो विषय है। सगुण हो, अनलंकृति, अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब कहीं कहीं अलंकार नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। अलंकार होना चाहिए। आया कि नहीं? स्फुट अलंकार विरहे न काव्यत्व हानि महाकाव्य प्रकाश में कहा। तो चलो छोड़ो उसको, लेकिन यही बात है, समझ में आया? काव्य विद्या साहित्य विद्या समझ में आई? चलो वही लिखा है शब्दार्थयोः यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। आया कि नहीं आया? चलिए, फिर ये विद्या की चर्चा साहित्य विद्या भी बता दी है, यही काव्य विद्या भी कह दो, इसी को अलंकार भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, सब यही है। आया कि नहीं आया? नाम अलग अलग है, उसको आप कर दीजिए, ठीक है ना? और उसमें शब्दों का यदि सूक्ष्म अंतर देखे तो मिलता है कुछ कुछ। आया? चलिए, तो ये कर लिए इसका साहित्य विद्या का। अब विद्या का निरूपण समाप्त तो पूरा हुआ, सब आ गए, 4 विद्या हो, 5वीं यायावरी की भी आ गए, सब आ गए, है कि नहीं है? अब आगे हमको चलना है कि नहीं चलना? हाँ, तो देखिए अब क्या जा रहे हैं बाबू, विद्या के बाद विद्या को विद्याम उपजीव्य जो विद्या होती है उपविद्या का चर्चा करने जा रहे हैं। विद्या कर ली है ना, जैसे वेद के बाद उपवेद की चर्चा की, वैसे विद्या के बाद अब उपविद्या की चर्चा करने जा रहे हैं। उपविद्या क्या है, कितनी है कि नहीं है? तो उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है, उपविद्यास्तु षष्ठी, बस सांस लो यहाँ पर। क्या? उपविद्यास्तु चतुष्षष्ठी। उपविद्या जो है वो चतुष्षष्ठी ही, चतुष्षष्ठी मतलब 64 प्रकार की होती है। अरे चतुरधि का षष्ठी ही चतुष्षष्ठी, है कि नहीं है? अरे 60 में 4 बढ़ गए तो 64 प्रकार की उपविद्याएं हैं। विद्या तो 4, यायावरी का मत मान ले तो 5, लेकिन उपविद्या 64। वही कह रहे हैं कि उपविद्यास्तु चतुष्षष्ठी ही। आया कि नहीं आया? और आगे क्या लिख रहे हैं? कला इति विदग्धवादः,
वो चतुष्षष्ठी जो हम उपविद्या कह रहे हैं, उसी को कोई लोग जो है वो क्या कहते थे कि यही कला है, नहीं कहते 64 कला है। आया कि नहीं आया? तो उसको कोई लोग उपविद्या भी मानते हैं, 64 उपविद्या है, लेकिन बहुत लोग क्या कह देते हैं कि ता एव कला, मतलब वो जो 64 उपविद्या है, क्या वेद, क्या वेद उपविद्या, हाँ वही क्या है, कला है। 64 कला नहीं कहते, 64 कला में पारंगत थे भगवान कृष्ण, कहते कि नहीं कहते? तो वही तो वो 64 कला, यही 64 कला जिसको उपविद्या कहते हैं, और बहुत लोग उसको कला कहते हैं। काश्च कला इति विदग्धवादः, इति विदग्धानां वादः विदग्धवादः। विदग्ध लोग जो है वो ऐसा कहते हैं। कौन? विदग्ध लोग। आया कि ना? विदग्ध लोगों का ऐसा कहना है कि वही कला है। वो 64 जो है वो उपविद्या नहीं, वो कला है। आया कि नहीं? बहुत सारी 64 कलाएं हैं, ऐसा विदग्ध लोगों का वाद है। विदग्ध किसको कहते हैं? विदग्ध मतलब जल गया हो, ऐसा नाम तो लग रहा है, दग्ध। जैसे वो मतलब गैस फट गया होगा, सिलेंडर तो जल गए होंगे, तो कहने लगे होंगे जो कला है। ऐसा थोड़ी नहीं पागल तरीका। विदग्ध मतलब रसिका। हाँ रसिका। देखो टीका में लिखा है, कोई इसके टीका में देखो, कोई विदग्धा कौन किसको कहते हैं? आप लोग अपनी टीका में देखिए, विदग्धा कौन नाम लिया, उसमें नहीं लिखा है, आप अपने में देखिए, विदग्धा इति विदग्धवादः। विद्वत् समाजे कालत्वेन प्रसिद्धि सः विदग्धवादः। विदग्ध शब्द का अर्थ नहीं लिखा, विदग्धानां वादः करके ऐसा कुछ करके। चलो वही बाबू, तो विदग्ध मतलब वही बाबू क्या कहते हैं, वही जो एकदम सहृदय लोग होते हैं ना, सहृदय एकदम मतलब भीगे हुए से सहृदय लोग, मतलब जो मतलब किसी चीज को, बूंद को देखेंगे ना, पानी की बूंद को गिरती हुई तो उसी में अटक जाएगा, क्या गिर, ऐसे जो मतलब एकदम प्रकृति को मतलब सही मायने में हृदय सहृदय होकर के देखने वाले, एक एक चीज को मतलब वो पैनी दृष्टि से देखने वाले जो सहृदय लोग है ना, कवि लोग जो है उसको विदग्ध कहते हैं। तो वो विदग्ध लोगों का ये मत है कि ये 64 जो है वो कला है, उपविद्या नहीं, वो कला है। आया कि नहीं आया? तो वही है। चलो ये कर दिया, आया कि नहीं आया? तो ये विदग्ध लोगों का कहना है। विदग्ध मतलब समझ में आया ना बाबू? जो एक रसिक, सहृदय शब्द बहुत आता है साहित्य में, सहृदय लोगों का, सहृदय लोगों का ऐसा कहना। आया कि नहीं? फिर क्या कहा? स आजीवः काव्यस्य, सह मतलब वो जो विदग्धवाद है वही क्या है, आजीवः काव्यस्य, वो विदग्धवादी काव्य का आजीव है। आजीव मतलब प्राण है, विदग्धवादी वो काव्य का प्राण है। आया कि नहीं? अरे उन्हीं के वही लोगों से कारण ही तो काव्य है। आया कि नहीं आया? पर देव जैसे निष्ठुर लोग तो क्या उटपटांग बोलेंगे, सब घटपट करते रह जाएंगे, कुछ तो आएगा न जाएगा, है कि नहीं है? तो क्या कर दिए, सह आजीव काव्यस्य। सह मतलब क्या, देखो इसकी टीका देखो जरा, सह मतलब विदग्धवादः, उसी की जगह की फिर काव्यस्य आजीव, आजीव मतलब उपजीवनम, उसी का प्राणप्रद, उसी की प्राणप्रद, यही है काव्य का प्राणप्रद। यदि कोई है तो वही विदग्धवाद है, वही सहृदयवाद है। आया कि नहीं आया? चलिए यही है। फिर क्या है, और इसको संक्षेप में बोल रहे हैं, इसको हम विस्तार से आगे कहेंगे। कहाँ कहेंगे तो लिख रहे, पढ़ो। तमोपनिषदि के वक्ष्यामः, वो विदग्धवाद को हम स्पष्ट करेंगे। ऐसे मत समझिए कि हमने छोड़ दिया। अरे काव्य का प्राणभूत है तो फिर तो हमारा बनता है इसमें चर्चा करना, है कि नहीं है? तो हम इसको औपनिषदि के, कहाँ पर? औपनिषदि के वक्ष्यामः, किसको? तम मतलब विदग्धवादम, विदग्धवाद को हम स्पष्ट करेंगे। अभी यहाँ संक्षेप में पढ़ा है, खाली बोल दिए, उनका एक मत आया तो कह दिए हम कि भाई वो काव्य का प्राणभूत है, प्राणप्रद है। आया कि नहीं आया? और वो विदग्धवादी है कि वो कला है, इस तरह से बता दी। लेकिन उसका विस्तार से हम क्या पर वक्ष्यामः, औपनिषदिक। औपनिषदिकम ये क्या आएगा? अध्याय आएगा कि वो अधिकरण आएगा? औपनिषदिकम नहीं, ये
हाँ क्या आएगा? अधिकरण आएगा ना। हाँ। अरे जैसे कवि रहस्यम है, हाँ। कवि रहस्यम है, वैसे ही तो औपनिषदिकम है, तो वो उधर आएगा बाबा। हाँ। कहाँ आएगा? अधिकरण में अधिकरण में आएगा। आएगा। अध्याय में नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। औपनिषदिकम उपमन्यु ऐसा कुछ था कि नहीं था? तो ये सब अधिकरण है ना, अधिकरण हाँ। 18 अधिकरण थे। हाँ। किसमें परिगणन था? देखो देव को देखना पड़ रहा है, देखो तो फिर। अरे वो प्रथम अध्याय में जो प्रथम अधिकरण का जो विषय निर्देश किया था उसमें आया है कि अधिकरण में आया है? ये समझना है ना। हाँ। हाँ तो किस में आया है बताओ ना। अरे जहाँ सहस्राक्ष करके करते नहीं आया। उसमें नहीं आया। आया औपनिषदकम कुचुमारः। कुचमारः है। हाँ। हाँ क्या है? औपनिषदिकम कुचुमारः। हाँ सबसे लास्ट वाला अधिकरण तो है। हाँ, औपनिषद। तो फिर अधिकरण औपनिषदि के अधिकरणे वक्ष्यामः। मतलब देव औपनिषदिक नामक अधिकरण में हम इसको कहेंगे। बताएंगे। 18वां अधिकरण वही है, लास्ट वाला, उसमें हम बताएंगे। ठीक है ना? चलिए बताएंगे तो बताएंगे। वक्ष्यामः नहीं हुआ? हाँ। चलिए फिर इत्यनन्तो वियुक्तानाम् अत्र संरविस्तरः। संरंभ इत्यनन्तो वियुक्तानाम् अत्र संरम्भविस्तरः त्यक्तो ग्रन्थगौरवकारणात्। क्या तुम पढ़ नहीं पाते हो बाबू? शास्त्री कृति की गजनी बन के बैठे हुए हो। जिसमें अक्षर कोई अक्सर कोई कोई नहीं लिखा तो बोलो ना कोई कौन नहीं लिखा है। वो तो वही तुम्हारी वाली पुस्तक से ही वो भी पढ़ रहा है। आज दूसरी पुस्तक से वो नहीं पढ़ रहा है, वही पुस्तक से पढ़ रहा है। तो तू उस तुम्हारे में छोड़ दिया और उसमें छाप दिया है, ऐसा किया है हैं? तो फिर पढ़ो उसके साथ। हाँ इत्यनन्तो वियुक्तानाम् अत्र संरम्भविस्तरः त्यक्तो निपुणधिगम्यो ग्रन्थगौरवकारणात्। यही तो आया बाबू, यही कि नहीं? अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। विराम देने जा रहे हैं ना। हाँ। क्या कह रहे हैं देखो बाबू कि इति अनंत अभियुक्तानां संरंभ विस्तरः अनंतः। अत्र से उठाओ, अत्र मतलब यहाँ पर अभियुक्तानां संरंभ विस्तरः अनंतः। नहीं मिला देव को, शब्द ही नहीं मिल रहे। हाँ, मिल रहे तो हैं। कहाँ तुम घूम रहे हो? बोलो उसको। अत्र अभियुक्तानां संरम्भविस्तरः अनन्तः। अभियुक्तानां मतलब विदुषाम। अभियुक्त किसको कहते हैं? विद्वान को। अभियुक्तानां मतलब विदुषाम संरंभ विस्तरः। ये जो संरंभ विस्तार है, ग्रंथ लेखन विस्तार है, वो कितना है? अनंत है, थोड़ा बहुत नहीं है, अनंत है। उसको आप तो गिन नहीं सकते, उतने हैं ग्रंथ। आया कि नहीं? अनंत इति मतलब इत्यतः क्या आगे? त्यक्तो निपुण धिगम्यो ग्रंथ गौरव कारणात्। इसलिए हमने वो संरंभ विस्तार को क्या कर दिया है बाबू? अनंत होने के कारण हमने उसको अब त्याग कर दिया है। आया कि नहीं आया? और वो जो संरंभ विस्तार है बाबू, वो कैसा है? तो निपुण धिगम्य। कैसा है? निपुण धिगम्य। निपुणा धीहि अस्य। अरे जैसे शोभना धीहि अस्य इति सुधि, वैसे निपुणा धीहि अस्य। निपुणा धीहि अस्य मतलब निपुण है। धी मतलब बुद्धि जिसकी, ऐसे लोगों के द्वारा गम्य है, वो उसको जान सकते हैं। निपुण धी वाले मतलब अच्छी बुद्धि वाले लोग उसको अपने से जान सकते हैं। आया कि नहीं? तो हमने यहाँ पर उसको ग्रंथ गौरव कारणात् त्यक्तः। ग्रंथ गुरुभूत न हो जाए। पता चला लिखते लिखते ग्रंथों के नाम लिखते लिखते इतना बड़का ग्रंथ का नाम लिखने में ही हो गया, तो फिर गौरव हो जाएगा ना। ग्रंथ गौरव कारणात् त्यक्तः। आया कि नहीं? और दूसरी बात कि वो निपुण धू के द्वारा क्या है? निपुण धी के द्वारा गम्य है। वो अपने समझ सकते, वो स्वयं अब समझे। हमने इशारा कर दिया, समझदार को इशारा काफी है, हम कर दिए। अब आप अपने से देखिए कि कितना प्रकार का है, क्या है, अब आप अपने से विवेचन करिए। हमने आपको संक्षेप में
अर्थ संदेह अर्थ संदोह उक्त आया कि नहीं? हमने आपको संक्षेप से पदार्थ बता दिया है, लगा कि नहीं लगा? यही वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? इतना लिखने के बाद वो कह रहे हैं कि अब हमने वो छोड़ा इसको, है कि नहीं? संरंभ विस्तर में जो विद्वानों का जो ये संरंभ विस्तर है, संरंभ विस्तर का क्या लिखे? संरंभ विस्तर का अर्थ लिखे कुछ? कृति प्रसारः। कृति प्रसारः, कृतियों का जो प्रसार, कृतियों का ये प्रसार विस्तार ये अनंत है बाबू, है कि नहीं है? थोड़ा बहुत नहीं, 1-2 होते तो हम बचाते, 1000-1500 होते तो भी गिना देते, ऐसा भी नहीं है कि नहीं? अनंत है, इसलिए हमने है और निपुण दिगम्य भी है, तो मतलब वो जान सकते हैं। तो अब हमने इतना कर दिया, अब आप अपने से देखिए, समझिए क्या क्या होता है कि नहीं है? हमने संक्षेप में बता दिया। तो इति ग्रंथ गौरव कारणात् त्यक्तः, ठीक हुआ? चलिए अभियुक्त क्या कर दिए बाबू? अत्र अभियुक्तानाम् अनन्तः संरम्भ विस्तरः निपुणधिगम्यः ग्रंथ गौरव कारणात् त्यक्तः। उसके सब साथ में बोल लेना, है कि नहीं? संरम्भ विस्तर कैसा है उसको सब साथ में, अनंत है, संरम्भ विस्तर निपुण दिगम्य है, ऐसा जो संरम्भ विस्तर है वो ग्रंथ गौरव कारणात् त्यक्तः, ग्रंथ की गुरुभूत न हो जाए इसके लिए हमने त्याग कर दिया। आया कि नहीं आया? चलिए यही कह दिया, ठीक हुआ? चलो पढ़ लो, श्लोक पढ़ो बाबू, खत्म करो। इत्यनन्तोऽभियुक्तानाम् अत्र संरम्भविस्तरः त्यक्तो निपुणधिगम्यो ग्रन्थगौरवकारणात्। बोलो इसका आनंद अन्वय बोलो देव। अत्र अभियुक्तानाम् अनन्तः संरम्भ विस्तरः निपुणधिगम्यः ग्रन्थगौरवकारणात् त्यक्तः। खत्म हुआ बाबू, कुछ नहीं, सरल है, ठीक हुआ? चलिए अब क्या कह रहे? इति महाकविराजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे शास्त्रनिर्देशनामको द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः, द्वितीय अध्याय की परिसमाप्ति हो गई। आया कि नहीं आया? क्या कहाँ पर? तो राजशेखर कृतौ काव्य मीमांसायां कवि रहस्य प्रथमेधिकरणे, कवि रहस्य नाम का प्रथम अधिकरण ही चल रहा है, वहीं से चालू की। और उसमें भी द्वितीयोध्याय परिसमाप्तः, जिसका नाम क्या है? शास्त्र निर्देश। अरे शास्त्र नाम निर्देश, शास्त्र निर्देश, देखो शास्त्र का ही तो निर्देश किया है पूरे उसमें, नहीं किया है? किया है। तो शास्त्र निर्देश नाम का ये जो द्वितीय अध्याय वो परिसमाप्त हुआ। तच्छत जगदम्बार्पणमस्तु। है कि नहीं है? चलिए ठीक हुआ, तो रखा जाए बाबू इसको। अब तृतीय अध्याय से हम आगे बढ़ेंगे, इतना लगा करके आइए, फिट करके एकदम से दोनों अध्याय, तो हम लोग तृतीय अध्याय में प्रवेश करें। और ऐसे ही लगा करके आया करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा, लगा करके नहीं आएंगे, याद करके नहीं आएंगे, गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो फिर समय चला जाएगा बताने में, समझाने में, है कि नहीं? फिर पिछली बात दोहराने में तो समय ये आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो इतना सिद्ध उस ग्रंथ को करके आइए कि हम लोग फिर आगे ही बढ़े, ठीक है ना? जटे इसको करके ख़त्म करके बहुत सारे ग्रंथ बाबू देखने हमको तो। और ऐसा नहीं ख़त्म करने का वो अभिप्राय इस तरह से नहीं है कि ख़त्म कर दे कूड़ा कबाड़ करके, है कि नहीं? एक एक चीज़ को जानना भी है, कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई चीज़ से वंचित न रह जाए, इस तरह से चलना है। तो ख़त्म करने का मतलब ये मत पालिए कि अब ख़त्म कर देना है, ख़त्म नहीं करना है, अच्छे से समझना है कि नहीं? और समझ करके और भी बहुत सारे ग्रंथों को देखना है बाबू, तो उसको देखते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए तो जल्दी जल्दी ग्रंथ बढ़े, ठीक हुआ? रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।